नहीं बाकी तो जी बढ़िया है ना, वैसा नहीं है, गाता तो ठीक है जी, थोड़ा एक तो ना ब्लाइंड है जी। अच्छा, उसको ना जी पकड़ के ले जाना पड़ेगा ना थोड़ा जी, फिर स्टेज पे ना डजंट लुक नाइस, थोड़ा ना बंदे को ऐसे पकड़ के लाएंगे आप, स्टार नाइट क्या सिंगर। ऐसा बोला है ऐसा बोला है, हमारे बड़ों ने बोला है, हमारे अग्रजों ने बोला है। आर्टिस्ट, हिमाचली हाँ आर्टिस्ट जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर हम सरकारी कार्यक्रमों की बात करें, ये सारा कुछ सचिवालय से फाइनल होता है, जानते सब है और मानते कोई नहीं है, और ये हमारे प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। और एक्चुअल बात तो ये है कि लोग अभी भी मेरे को इस नजर से देखते कि ये बिचारी है। और एक सच्ची सी बात है कि जिनमें कोई डिसेबिलिटी है ना, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंड नहीं रहना चाहते दूसरों पे। राइट, मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई एग्जैक्टली उन्होंने कन्यादान किया है, मेरा जो जीवन है उनके कन्यादान की वजह से मुझे इतना अच्छा साथी मेरी जिंदगी में है। The Himachali Podcast. नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है एपिसोड 23। एपिसोड 23 के हमारे हीरो हैं पंकज ठाकुर। पंकज भाई ने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। वो बताते हैं कि जब इनका दिल टूटा था तो 50-60 लाख रुपए में टूटा था। अब कैसे टूटा था ये तो आपको एपिसोड देख के पता चलेगा। पंकज भाई के मुताबिक उनके माता पिता के अलावा उनकी स्टोरी के 5 मेन कैरेक्टर्स हैं। उनके माय डियर यानी कि दादाजी, दादी, कांता मैम, वाइफ और बिटिया। टीजर देख के आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि इनकी वाइफ ने भी हमें इस एपिसोड में ज्वाइन किया है और इन दोनों ने अपनी लव स्टोरी हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर की है। आप जल्दी से इस एपिसोड का मज़ा लीजिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे भी हम आपको मिल जाएंगे द हिमाचली पॉडकास्ट के नाम से। धन्यवाद। पंकज भाई, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू दादा। बड़े टाइम से इच्छा थी आपसे मिलने की, आपसे बातें करने की। फाइनली आज। नहीं, मेरी भी बहुत टाइम से इच्छा थी और आपके ऑलमोस्ट सारे पॉडकास्ट मैंने सुने हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बिहाइंड द कैमरा भी एक बात कही थी और जो मैं कहना चाहता हूँ आपके लिसनर से भी कि, और आपसे भी स्पेशली, लिसनर तो खैर सुन ही लेंगे, कि आपका जो ये प्रयास है इसको हिमाचल का जो एक बुद्धिजीवी तबका है उसको आपने जोड़ लिया है अपने साथ। तो ये एक बहुत अलग उपलब्धि है कि आपको सच में मतलब बहुत जो अपना एक विजन रखते हैं एक बुद्धिजीवी लोग, वो आपको सुनते हैं। ये इस बात को मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। बड़प्पन है आपका। नहीं। धन्यवाद फॉर योर काइंड वर्ड्स। पंकज भाई, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है आपको लेके जी। बहुत सारी सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे जाननी है। जी। तो ये पॉडकास्ट सीरीज जो भी चल रही है इसमें हम आर्टिस्ट के बारे में जान रहे हैं कि आर्टिस्ट की स्टोरी क्या है। जी। ठीक है, व्हाट्स योर स्टोरी, आपकी फिल्म की कहानी क्या है? तो ये जो मेरी फिल्म की कहानी है ये शुरू होती है 3 जून 1991 से। ओके। और जिसमें कि रात को 12 बजे मैं पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त ही मुर्गे ने बांग दे दी। ओके। और मुर्गा, ये सबको बड़ा अजीब बात थी कि भी रात को मुर्गा तो नहीं बोलता है, और ये बच्चा पैदा हुआ और मुर्गा बोला, और फिर जो बच्चा है वो पैदा हो गया ब्लाइंड। तो फिर वो उसको अशुभ कंसीडर कर दिया गया कि ये अपशगुन हुआ कि रात को मुर्गा बोला और ये बच्चे को भी ऐसा दिक्कत हो गया। तो मतलब फिर सोचो कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स पर क्या गुजरी होगी, है ना। चल कि भाई डार्क फ्यूचर होगा इसका, एक अंधकार, और इसको दिखता नहीं है, इसका क्या होगा, कैसा चीज़ें होंगी। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत हारी नहीं। और मैं जब ऑलमोस्ट 1 महीने का होऊंगा तब तक मेरा जो ट्रीटमेंट है वो ऑल ओवर या नॉर्थ इंडिया में जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स थे तो मुझे वो दिखा चुके थे। ओके। उन जगहों पे। तो फिर उस वक्त डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि भाई अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, मुझे जिस तरह की मेरी आंख में दिक्कत थी कि भाई नहीं, इनकी आंखें ये ठीक नहीं हो पाएंगी। तो कम्प्लीटली नहीं? हाँ, मैं कम्प्लीटली मेरे को नहीं दिखता है। ओके। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसा पूछते होते हैं कि भाई ये चश्मा क्यों पहनते हैं, हमारे गानों पे भी कमेंट आते हैं। Okay. तो कई बार कुछ लोग पूछते हैं ये अंधा है क्या, ऐसा भी पूछते हैं। Okay. तो मैं उनको ही बता देना चाहता हूँ कि हाँ भाई, नहीं, मुझे को दिखता नहीं है, इसीलिए मैं चश्मा पहनता हूँ। और अब तो अगर कभी दिख भी जाएगा जिंदगी में तब भी मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ ये जुड़ चुका है। जैसे करण के कवच और कुंडल थे तो वैसा मेरा चश्मा है, ये मेरा
जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो बहुत सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई बस तो चलो सब लोग जानते हैं जिन्होंने मेरे लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह देखे, लेकिन जो पहली बार विजिट करते हैं मुझे, मेरे चैनल को या मेरे गानों को, तो फिर पूछते हैं लोग कि भाई हमेशा ये चश्मे क्यों पहने रखता है। तो इसका यही कारण है। तो उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे लालन पालन पे ही ध्यान दिया, और फिर उनको ये था कि भाई जैसे मेरे दादू जो हैं वो सुपरिंटेंडेंट रिटायर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ओके। तो उनको ये चीज़ थी कि भी इसकी पढ़ाई वगैरह के लिए ही अब हमें प्रयास करना है। तो बल्कि जो मेरे फैमिली में मुझे ऐसा माहौल मिला कि मेरे को बहुत लंबे समय तक ये अंदाज ही नहीं था कि मेरे साथ कोई ऐसी डिसेबिलिटी भी है या कोई ऐसी समस्या भी है। अच्छा, फील नहीं होने दिया? नहीं, पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में कुछ मुझे। तो आप भाई बहन भी है? और हाँ, मेरा एक छोटा भाई है, एक मेरी बड़ी बहन है। गांव कौन सा है आपका? गांव मेरा है टाली, ये पड़ता है बलसन में। और अगर मैं बताऊं कि बलसन, तो बलसन जो है ये एक तरफ ये कोटखाई को टच करता है, एक तरफ चौपाल को टच करता है, और एक तरफ ठियोग को टच करता है। ओके। इसके बीच में एक रियासत आती है, 12-14 पंचायतों का एक इलाका आता है, ओके। बलसन। तो वहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ। कौन सा महाशवी बोली जाती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलेंगे कुछ? हाँ बिल्कुल। नमस्कार, तुम्हें देख लो आओ हिमाचली पॉडकास्ट। आऊँ पंकज ठाकुर और आज मुँह साथ से आओ उपदेश जी। हाँ जी, वेरी नाइस। इस तरह का रहता है। वेरी नाइस। थोड़ा सा बताएंगे बचपन के बारे में? आपने बोला कि आपको फील नहीं कराया गया कभी उस तरीके से। हाँ। कुछ चैलेंजेस थे? बचपन की अगर मैं बात करूं तो 94 में मेरे दादू का ट्रांसफ़र शिमला हो गया था। ओके। और मैं भी फिर मेरा दादा दादी के साथ कुछ ज़्यादा ही बॉन्ड था, और आज भी है टचवुड। तो मैं उनके साथ शिमला आ गया था 94 में ही। और तब तक हम 94 में ही हम स्कूल भी विज़िट कराए थे मेरा। तो उन्होंने कहा था अभी ये छोटा है, तो जब 6 साल का हो जाएगा तो इसका यहाँ एडमिशन होगा। ढली में एक ब्लाइंड स्कूल है। क्या नाम है स्कूल का? VCCS, विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन स्कूल। ओके। दादू हैं वो बड़े, मतलब मेरे साथ बचपन से ही बड़ा उनका लगाव था। और अगर मैं अपने पहले बेस्ट फ्रेंड अगर मेरे जीवन के हैं तो वो मेरे दादू हैं। क्या बात है। हमारी दोस्ती मतलब बहुत ही तगड़े लेवल की दोस्ती है, जय वीरू वाली दोस्ती है। हाँ, थोड़ा दोस्ती पे प्रकाश डालो। हाँ, दोस्ती पे भी बिल्कुल हम प्रकाश डालेंगे कि ये देखो आपकी, जब मैं 97 में स्कूलिंग के लिए जब आया, 1-2 साल जब मैं 2nd क्लास में आ गया, तो दादू को लगा भी ये जो है क्या पढ़ता है, क्या करता है। तो उन्होंने मुझे कहा भी ये जो है ये ब्रेल लिपि का क्या हिसाब है। मैंने कहा क्या करोगे आप जान के, आपके बस का थोड़ी भी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है माय डियर, मैं इसको सीख सकता हूँ। माय डियर? हाँ माय डियर, हमारा ऐसे ही चलता है। कभी मैं उनको माय डियर बोल देता हूँ, कभी उमर को माय डियर बोल देते हैं। तो मैंने उनको बताया, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्रेल लिपि जो है वो, ये सब जानते होंगे कि लुई ब्रेल थे फ्रांस में एक, और उनकी आंख में चोट लग गई थी 3-3.5 साल की उम्र में। और उन्होंने फिर एक लिपि का इन्वेंशन करा था, ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि का क्या रहता है कि एक इस तरह का खांचा रहता है, 1 2 3 4 5 6। ओके। तो ये 6 बिंदुओं का है, 3 बिंदु इधर रहते हैं, 3 बिंदु इधर रहते हैं। और उन 3 बिंदुओं में ही जो है 6 बिंदुओं में 64 कैरेक्टर्स बनते हैं। अच्छा। तो वो 64 कैरेक्टर्स के अंदर ही दुनिया की हर भाषा ब्रेल लिपि में लिपिबद्ध की जाती है ब्लाइंड लोगों के लिए। ओके। वो मेरे दादू को मैंने थोड़ा बहुत समझाया, और उन्होंने विद इन 5 डेज वो सीख ली लिपि। हाँ, तो फिर वो मेरे लिए भी अच्छा हो गया कि जो मेरा थोड़ा सा जो पढ़ाई वगैरह का था, तो घर पे मुझे भी मतलब जैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जाता है उस तरह से मेरे को भी एक प्रॉपर एक टीचर मिल गया। राइट। दादू के साथ ये वाली बॉन्डिंग आपकी अलग लेवल की? ये वाली बॉन्डिंग अलग लेवल की है। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं नया ही उस वक्त गया था स्कूल, 97 की बात है ये। ओके। और उस वक्त केबल का नया प्रचलन आया था। तो एक दिन छुट्टी थी, हम संडे को ऐसे ही बैठे थे घर पे, और उस वक्त वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, वैसे टक 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 करके चैनल बदलते थे उसमें। राइट, 12 चैनल 12 चैनल्स होते थे एग्जैक्टली। तो वो मैंने ना वैसे ही उसको ऐसे घुमा दिया ना, और हम डीडी नहीं देखते थे, और ऐसे घुमाया उसको ना, ता ना 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 जी सिनेमा। अब वो सिनेमा माने फिल्म, कोई फिल्म ही आएगी मैं इसमें। और उस वक्त जो है उसमें मूवी चल रही थी राजा बाबू गोविंदा की, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। क्या बात। और वो एक फिल्म हुई, वो खत्म हो गई। दूसरी फिल्म में दादू आया, मतलब माय डियर आज तो मैंने कुछ खोज लिया। कहते क्या? मैं कहा ये देखो कितनी फिल्में चल रही है इसमें।
तो हम वो 2-4 दिन वो देखते रहे। फिर उसके बाद जो है फिर हमने पड़ोस के बच्चों से थोड़ी बातचीत करके फिर वो केबल की कुंडी अड़ा दी, कभी हैंगर उसमें लगा देना, कभी कुछ चुंबक भी हाँ लगाते थे। वो हैंगर से ही हमारा काम होता था, हैंगर लगा देना उसमें, उधर केबल की तार है, उधर हमारी तार है, और बस वो बात बन जानी। फिर एक चैनल उस वक्त होता था, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसमें पुरानी फिल्में आया करती थी, तो वो था कोई चैनल, और उसमें पुरानी फिल्में शम्मी कपूर की वो फिल्म आ रही थी, और जंगली मूवी थी, Okay. और वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा हो ना, तो दादू बोले यार ये नहीं है मजा, हम है ना केबल लगवा लेंगे। अच्छा। बस वो जो केबल लगा, अब 5 बजे मैं स्कूल से आ जाता था और 5:30 बजे तक दादू ऑफिस से आ जाते थे। 6 से 9, 9 से 12, फिर सुबह उठते ही सुबह 6 से 9, इतनी पिक्चरें हम कंज्यूम करते थे। मतलब दिन में 3 फिल्में हमने देखनी ही देखनी है। क्या बात है। तो जो पढ़ने का है, वैसे तो हमारा मतलब यही था कि शुरू से ही मतलब जो स्कूल में एक बार बता दिया, पढ़ा दिया, तो वो ठीक है, अच्छा। याद रह जाता था। बाकी जो फिल्म में उस वक्त एड्स लंबी लंबी आती थी, तो एड्स मैंने दादाजी ये शब्द का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, उसमें कर लेना, और बाकी अपना फिल्मों पे हमारा फोकस रहता था। तो उसमें 1940 से लेके 1980-90 तक की फिल्में, और आज भी मैं मतलब ये बात डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि मुझे कोई मर्जी डायलॉग सुना दो बॉलीवुड की किसी मर्जी फिल्म का, मैं 20 से 30 सेकंड में बता दूंगा कि कौन सी फिल्म है ये। इतनी फिल्में देखी हैं जिंदगी में। क्या बात है। तो फिर वहां से पता लगा कि भाई ये डायरेक्टर है, ये राइटर है, ये म्यूजिक डायरेक्टर है, ये सब चीजें हैं। तो हमारा बड़ा हैवी जो है वो कन्वर्सेशन होता रहता था दादू के साथ। तो दादू के साथ पढ़ाई भी हो रही थी और साथ के साथ सिनेमा की पढ़ाई भी हो रही थी। हाँ, और मेंटली बहुत मैं ग्रो हो रहा था उनके साथ। कंटेंट अच्छा कंज्यूम कर रहे थे ना आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार मेरे दादू ने प्लान किया कि हम स्कूटर ले लेंगे एक कि वो मुझे स्कूल छोड़ेंगे स्कूटर पे और हम ऑफिस जाएंगे। और वो ना बस दादी ने एक ही हमारे को मतलब पहाड़ी भाषा में एक बात बोली थी, बस ए को सरो याद है, यही कसर है कि हाँ, तो बस वो चैप्टर वही क्लोज हो गया। अदरवाइज वो स्कूटर आ गया था, और मैं और मेरे दादू 2 जगहों के ठोके पिटे मिलते जरूर। हाँ, तो इस तरह का था। तो स्कूल में जब आप वहाँ थे, हाँ जी, किस तरह का माहौल था? स्कूल जो है हमारा वो ऐसा स्कूल था कि कम से कम हिमाचल में ऐसा स्कूल किसी का नहीं होगा। ओके। वहाँ ऐसा था कि 3 कमरों की एक बिल्डिंग, हाँ। 2 कमरों में बच्चों का हॉस्टल, 1 कमरे में क्लासरूम, 1 टीचर, 8 क्लासेस 1st to 8th, एक ही कमरे में सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि स्पेशल स्कूल है। तो मतलब कोई एक क्लास में 1 बच्चा है, कोई एक क्लास में 4 बच्चे हैं। Right. या दिल्ली की बात अगर मैं करूं, और उस वक्त फिर इतना अवेयरनेस भी लोगों में था नहीं कि भाई 90s बच्चों को- की बात कर रहे हैं? हाँ, 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चे कम होते थे, 20-22 बच्चे इतने होते थे। एक अच्छी बात ये थी कि हमें जो वहाँ जो टीचर थी मिस कांता शर्मा, जो भी कुछ आज हूँ मैं, तो मुझे लगता है 2 ही लोग, एक मेरे दादू हैं और एक कांता मैम है। क्या बात है। वो सभी क्लासेस को पढ़ाते थे, सभी का वो होमवर्क भी चेक करते थे, सभी को डिटेल में ब्रीफली उन्होंने पढ़ाना, और जो थोड़ा सा रखते थे दिमाग, तो आप ये समझो कि अगर 2nd 3rd का बच्चा है तो उसको ये बताया कि 7th 8th का क्या सिलेबस होगा। राइट। एक ही कमरे में तो पढ़ रहे थे। जो कांता मैम थे, हैं बल्कि अभी भी, तो उस तरह के का एक भी टीचर अगर हमारे देश के हर बच्चे के जीवन में आ जाए, तो बच्चे कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। क्या खास बात लगती है उनकी? उनकी खास बात यह थी कि वो एक बहुत ही संपन्न परिवार से आते थे। ओके। 60s में वो देहरादून NIVH से उन्होंने पढ़ाई करी, और वो कहीं बहुत अच्छे लेवल पे कोई प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाना चुना, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर शायद टीचर्स वहाँ पर आ भी जाते, कोई और आ जाते, लेकिन बच्चों का वो लेवल, मेंटल लेवल नहीं बन पाता जो उनकी वजह से क्या बात है। हुआ है। वाओ, वेरी नाइस। तो यहाँ पर जो है हिमाचल में मतलब जितने भी जो ब्लाइंड लोग हैं, जिन्होंने जो आज जीवन में कुछ अच्छा अचीव जिन्होंने किया है, वो सब उन्हीं से पढ़े हुए हैं, उन्हीं से कुछ ना कुछ उनके जीवन में, सब हम सबके जीवन में उनका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बात होती है मैम से? हाँ, बात होती है। वेरी नाइस। पर अभी भी मतलब उनका इतना टेरर है कि मेरी सारी स्मार्टनेस, मेरी सारा म्यूजिक, मेरी सारी अंग्रेजी, मेरा सारा वोकेबलरी, वो सब गायब हो जाता है, और मैं उनके सामने जब हूँ तो मतलब मैं वही जो 97 में गया था, जिसको कुछ नहीं आता था, वैसे ही हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों।
इवन अगर मुझे पता है कि वो बैठे हैं मेरे कॉन्सर्ट में कहीं, तो मेरे परफॉर्मेंस पे भी उसका असर हो जाएगा कि ओ यार क्या गाऊं। कांदा मैम बैठे हैं सामने, हाँ, कैसे मैं गाऊं? दुनिया में डरता ही उनसे हूँ, बस हैं? मैं डरता ही उनसे हूँ। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। और ये बात मैडम को पता ही होगी अच्छे से है। पता नहीं, होगी कहीं ना कहीं। चलिए, नहीं भी पता होगी तो मैम पॉडकास्ट देखेंगे तो चल हाँ, जाएगा। उन्हें पता लगेगा। वेरी नाइस। तो स्कूलिंग आपने फिर वहीं से करी सारी? स्कूलिंग फिर मेरी 2005 तक वहाँ हुई, 8th क्लास तक, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त 8th तक का ही स्कूल था। ओके। फिर 7th में 2004 में मेरे को हॉस्टल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्हें मेरे दादू को आइडिया था भी आगे अब ये हॉस्टल्स में ही पढ़ाई करेगा, जब बाहर कहीं जाएगा। तो 1 साल का मेरे लिए वो एक तरह का डेमो था। 2005 में, सॉरी। अच्छा, रेडी कर रहे थे आप? हाँ, रेडी कर रहे थे मुझे। तो मैं 2005 में यहाँ ढली में रहा हॉस्टल में, अपना घर होने के बावजूद भी शिमला में मुझे हॉस्टल में रखा गया। फिर 2006 में मैं लुधियाना चला गया। फिर जब मैं लुधियाना गया, फिर वहाँ से मेरी ज़िंदगी तेज़ी से फिर बदलने लगी। गाने का शौक कब लगा? गाने का भी नहीं था मुझे इतना शौक, मुझे था गुनगुनाने का। और उसमें क्या, मेरे को लोगों के गाने याद नहीं रहते थे। जैसे कोई गाना मैंने पकड़ लिया तो उसमें एक लाइन उस गाने की उठा ली, उसमें 4 लाइनें अपनी डाल दी, अच्छा। तो वैसे ही वो गाना गा लेना। फिर जब बाद में वो गाना सुना, नहीं यार ऐसा नहीं है, ये गाना ऐसा है। पर फिर सोचा यार जो मैंने गाया वो भी तो ताल में भी आ रहा है और वो सेंस में भी है, राइम में भी है। तो पहले तो पता ही नहीं था बचपन में क्या चीज़ है ये। लेकिन 2001-2 में मेरे को आइडिया हो गया था कि मैं लिख सकता हूँ। राइटर हो आप? हाँ, और 2002 से तो मैं छोटे मोटे शोज़ भी कर रहा हूँ, जो मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया। तो पर उतना था नहीं, जैसे मतलब कांता मैम थे, वो बहुत इंटेलिजेंट, कभी उनसे भी ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं हुई कि मैम मैं कुछ लिखता हूँ या कुछ, है ना। तो वो ऐसे ही वो बातें आई गई होती गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर उबाल होता रहा। और फिर 2002-3 में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया यहाँ पे, जब वीडियो सीडीज़ का ज़माना आया, कैसेट्स का ज़माना आया, और प्रोड्यूसर्स बड़े भारी आए, और बड़े बड़े आर्टिस्ट जो आज वेल एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स सब उस वक्त आए। तो तब बड़ी इच्छा होती थी मन में कि यार एक ब्रेक मुझे मिल जाता, और एक वो, मतलब कि मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि तब भी जब मतलब कि जब मैं 4th 5th में था, 6th में 2002-3 के आसपास, मतलब तब भी मेरे अंदर इतनी वो थी कि अगर मेरे को उस वक्त प्रोग्राम मिलते, मैं प्रोग्राम भी कर सकता था, मेरे को गाना लिखने का काम मिलता तो मैं गाना भी लिख सकता था। हाँ, शायद मैं तब म्यूजिक नहीं बना सकता था, लेकिन राइटिंग स्किल्स मेरे में इतनी थी कि मैं प्रोफेशनली कर सकता था। ओके। फिर 2006 में जब हम पंजाब गए, और जब वहाँ बंदे हमें तो कुछ आता ही नहीं यार, हम तो फजूल है, बत्तू खान बने हुए। या 2-4 साल तो फिर सुनने में ही निकल गए, अदब अदाब का पता करने में, चीज़ें सीखने में। और फिर छोटे छोटे शोज़, कहीं तबला बजा लिया, कहीं कीबोर्ड बजा लिया, कहीं कुछ कर लिया, इस तरह से फिर चीज़ें होने लगी। और वहाँ भी ऑब्स्टिकल्स कई थे कि एक तो आपको, आप वैसे ही आप ब्लाइंड हो, आपको हॉस्टल से ही नहीं जाने देंगे। 9-10 का बच्चा जब तक घर से परमिशन नहीं मिलेगी, कौन आपको जाने देगा, कहाँ जाने देगा। फिर मैंने उसका भी निकाल लिया थोड़ा सा, जो हमारे गेट कीपर होते थे उनके साथ थोड़ा भाईचारा, थोड़ी सेटिंग, अपने अपने जुगाड़, आइसक्रीम लेना देना, कुछ कुछ करके फिर चल भाई सैटरडे को अलाउ कर दो, सैटरडे को चले जाएंगे। फिर उन लोगों को पता लगने लग गया धीरे धीरे कि नहीं ये बंदा करता है चीज़ें। और स्कूल टाइम में ही हमने 2009 में, ये मैं फर्स्ट टाइम ये बात रिवील कर रहा हूँ ये किसी पब्लिक डोमेन में, कि हमने एक स्टूडियो एस्टेब्लिश कर दिया था पंजाब में अपना 2009 में। अच्छा। हाँ जी। और अगर तो खैर मैं उस वक्त वो स्टूडियो कामयाब हो गया होता तो मुझे वापस ही नहीं आना था। स्टूडियो हमारा सेटअप हो गया, हमने ऋषि नगर में एक रूम ले लिया रेंट पे, वहाँ पे सारा कुछ हो गया। और मैंने घर फ़ोन किया, अपने चाचू को फ़ोन करा मैंने सबसे पहले कि मैंने ऐसे ऐसे मैंने खूब पैसे कमाए अभी, और मैंने वो सो मैंने स्टूडियो लगा दिया है, और अब तो वही निकल पड़ी है अपनी ये वो सो। और घर वालों को ये था भी चलिए बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है ऐसे ऐसे, चल ठीक है बोले बढ़िया बात है। फिर मम्मी पापा से बात हुई इस बारे में, बोले ठीक है। तो बोले जन्माष्टमी की छुट्टियाँ कुछ दिनों के लिए घर आ जा। तो मैं कहा ठीक है, मैं घर आ गया। और बड़ी 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 बात है कि स्टूडियो अपना लुधियाना में आना आप और विजिट करेंगे, देखना ऐसा था। और उसके बाद जब हम वापस वहाँ गए, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसकी एक एक चीज़ बेच दी गई थी मेरे पार्टनर द्वारा। अच्छा। और वो घर वालों का विश्वास भी खोया। पर अच्छी बात ये थी कि पैसा नहीं खोया मैंने घर वालों का, पैसा अपना ही था। सिर्फ पता इतना हुआ कि भाई ये कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ऐसा हुआ, इतने लाख कमाए, इतना ऐसा किया, वो किया, लेना देना किया, लेकिन वो टाइम फिश। ये क्या हुआ था? मेरा मित्र था, उसने कर दिया था कुछ, वो सारा बेच दिया, वो बिना बताए बेच दिया। और जबकि उसमें पैसे मेरे लगे थे, वो तो सिर्फ वहाँ था, मेरे साथ था, और एक लोकल कॉन्टैक्ट था पंजाब का,
लेकिन मैंने फिर वो उस चीज़ को छोड़ा नहीं। 12 साल लग गए लेकिन स्टूडियो फिर से बना, क्या बात है। और ना है हमारा स्टूडियो। थोड़ा सा आप ना बहुत ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गए एकदम ऐसे, पहली से 10वीं में ना थोड़ा सा पीछे हो ना। पैसे कैसे कमाए जो इतना स्टूडियो, कितने पैसे लगा के स्टूडियो बनाया था? 5-1 लाख तो लगाए होंगे। 5 लाख रुपए आपने 2009 में लगाया +2 में था मैं। हाँ जी, +2 में आप थे। हाँ जी, हाँ जी। कैसे कमाए भाई 5 लाख? तबला बजा के, कीबोर्ड बजा के, जागरण करके, गुरुद्वारों में कीर्तन करके और अपना दरगाहों में कव्वालियां गा के, बस कुछ भी करके। कितने शोज कर रहे थे आप? जितने कोई करवा ले अच्छा, हम कर ही रहे थे, बैक टू बैक। बैक टू बैक। क्या बात। फिर उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ आया, जब वो स्टूडियो वगैरह सब हो गया, लुधियाना से स्कूलिंग भी खत्म हो गई, और एक्चुअली उस वक्त इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि भाई मतलब हमने कितना बड़ा कुछ अचीव किया था या वो अब खो गया। उस वक्त सिर्फ इतना दुख हुआ कि एक तो दोस्त ने चीट किया, दूसरा है कि ओहो यार अब हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे अपने गाने, अब हमें किसी और के स्टूडियो जाना पड़ेगा। राइट। तो फिर हम कॉलेज आए, चंडीगढ़ आए, फिर वहाँ और लोग मिले, फिर हमने बैंड बना लिया, मिनरवा म्यूजिकल ग्रुप। फिर हमने शोज करने शुरू। कौन सा कॉलेज था? GCM उस वक्त उसको कहते थे, PGGC अब तो खैर, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर 11। ओके। तो 2010, 11, 12 मैं वहाँ था। बैंड की क्या कहानी है? बैंड की कहानी है कि कुछ सिरफिरे मिल गए थे, मेरे जैसे ही थे सबके सब। तो हमने शुरू किया, जागरण करते थे और जिस तरह का भी काम मिले वो करते थे। फिर कॉलेज में तो हम और स्वतंत्र हो गए ना, फिर हमने कॉलेज वाले तो वैसे भी जाना नहीं होता था। एक बार क्या हुआ कि मुझे हिंदी वाली मैम ने बुला दिया, भाई ये बंदा कहते जब से कॉलेज शुरू हुआ है ये क्लास में 2 बार आया है, अच्छा, इसको बुलाओ। और हम हॉस्टल में रियाज कर रहे थे, तबला बजा रहा था मैं। वो कहते यार तू इतने की करता, कहते मैडम ने बुलाया तेनू। आगे कहते तू कॉलेज नहीं जाता, वो सो लेना देना। और मैं गया, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, वो सो मैं चुपचाप सुनता रहा। उसके बाद उन्होंने बोला कि तेरी असेसमेंट नहीं लगेगी, और असेसमेंट के उस वक्त 15 से 20 नंबर मिलते थे, क्योंकि तू सिंसियरली लेता नहीं है और अभी फर्स्ट ईयर में ही है, तुम्हारे ये नखरे ऐसा तैसा। मैंने बोला मैम मैं ना आर्टिस्ट हूँ और मेरा थोड़ा सा हिसाब और है, आर्टिस्ट हो तो यहाँ सीखो ना, म्यूज़िक क्लास में या वो ऐसा है। तो वो क्या है ना कि हमारे एक म्यूज़िक में एक बड़ी वो रहता है कि गुरुजी गुरुजी वाह गुरुजी वाह गुरुजी ऐसा चलता है, और कई गुरुजी ऐसे होते हैं जिनको वो चेले भी वैसे ही पसंद आते हैं। तो वहाँ कॉलेज में जो मैम थी वो बहुत रिनॉन्ड है, और मतलब बड़ा उन्होंने बाहर भी शोज करते हैं वो। तो ना उन्होंने भी मुझे पहचाना नहीं और मैंने भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी म्यूज़िक क्लास में वहाँ दिखाई नहीं। तो वो हिंदी वाले मैम कहते हैं कि भाई क्यों, वो कुछ ऐसी बात लगी कोई टैलेंट को लेके ना। मैं कहा जी मैं लिखता भी हूँ। क्या लिखता है? कहते अभी चल मेरे साथ। तो अभी वो यूथ फेस्टिवल के लिए क्रिएटिव राइटिंग के ऑडिशंस चल रहे हैं और बच्चे 1 घंटे से लिख रहे हैं। कहते तो अब तो 10-15 मिनट रह गए, तो क्या कर लेगा? तो वैसे जाना तो मेरे को था नहीं, मेरा मन जाने का ना, पर मैम ने मुझे जैसे थोड़ा सा प्रताड़ित किया एक तरह से ना, हड़का दिया ढंग से। तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। वो गए, उन्होंने कहा कि कहते लिख कविता। मैं कहा जी किस चीज़ पे लिखूं, किसको पूजूं? उन्होंने मुझे एक थॉट दिया, किसको पूजूं? तो मैंने बोला मैम मैं थोड़ी देर लिखने बैठूं या आपको वैसे ही कुछ सुना दूं? तो वो कहते तो वैसे ही सुनाने को तो कोई कालिदास है जो वैसे ही सुना देगा। नहीं कहा कालिदास तो नहीं हूं मैम, पर कोशिश कर सकता हूँ। राइट। कहते चल तू सुना दे, मेरा थीम है किसको पूजूं। और मैं कहा ठीक है जी। तो मैंने शुरू किया कि आज मुझे अच्छे से देना, और वो कविता कभी लिखी नहीं गई। अगर मैं मुझे टोकते नहीं बीच में तो पता नहीं वो कितनी लंबी होती। लेकिन मैंने लिखा कि सृष्टि में लोग महान बहुत, मंदिर अनेक, भगवान बहुत, इस उलझी हुई पहेली को न आए समझ कैसे बूझूं, भगवान यहाँ शैतान यहाँ, मन पूछ रहा किसको पूजूं। क्या बात है कि सृष्टि में लोग महान बहुत, मंदिर अनेक, भगवान बहुत, इस उलझी हुई पहेली को न आए समझ कैसे बूझूं, भगवान यहाँ शैतान यहाँ, मन पूछ रहा किसको पूजूं। एक तरफ है असत्य खड़ा जो बांट रहा ऐश्वर्य बड़ा, और एक तरफ है सत्य सुप्त जो अब होने को है लुप्त, कौरवों पांडवों का सा युद्ध है, मैं किसका अब पक्ष धरूं, भगवान यहाँ शैतान यहाँ, मन पूछ रहा किसको पूजूं। क्या उन्होंने कहा कि तू सिलेक्ट है, कहते तू कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा यूथ फेस्टिवल में। मैंने बोला मेरा शो है परसों, मैंने नहीं जाना। हाँ। पर ये हो गया उस दिन के बाद कि मेरे से कॉलेज में कोई पंगा नहीं लेता था। सबको पता था कि उसको कोई चीज बजाने को दे दो वो कर लेगा। और इंडस्ट्री में पंजाब में मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने थे कि बड़े बड़े सिंगर लोग मेरे को छोड़ने आते थे, मेरे बर्थडे पे आते थे, ऐसे ऐसे जिनसे लोग सेल्फियाँ कराते थे, ऐसे ऐसे सिंगर जो कि मतलब कॉलेज में कभी
कंसल्ट करने बुलाया और तब नहीं आए, लेकिन मेरे को बर्थडे विश करने मेरे कॉलेज तक आते थे। 70 से 80 दोस्त मेरे ऐसे हैं जो आज पंजाब में टॉप लेवल आर्टिस्ट है, वाह। टॉप लेवल। पंजाब की बात चल रही है, हाँ जी, पंजाबी भी बोल लेते हो फ्लुएंटली? हाँ जी, पंजाबी भी बोल लेने। हाँ जी, कुछ बोलोगे? हाँ जी, देखो जी, पंजाबी जिहड़ी है, पंजाबी भाषा का ना एक अपना हिसाब किताब है। वो चाहे लड़ाई करने वास्ते चाहे प्यार जताउण वास्ते। ते पंजाबी पंजाब च 5 तरह की बोली जाती है, मलवई, माझी, पोठोहारी, मुल्तानी ते किते ना किते अंबरसरी। एक ਉਹਦਾ मैं थोड़ा सा भुल गया, वो जो पंजवी पंजाबी है वो पाकिस्तान च बोली जाती है, लाहौर वगैरह च। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਚੇਤਾ नहीं आ रहा। ਤੇ हर पंजाबी ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਹੈ ਸਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ 70-72 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਠੋਕ ਕੇ, ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਬੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ नहीं मिलेगा। एक मतलब आपको एक आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट करेंगे। फिर अगर आपको उनकी जड़ों में जाना है, उनका पूरा एक लोकेलिटी को एक्सेस करना है, तो जितनी सॉलिड आपकी पंजाबी होगी उतना आपको प्यार मिलेगा। क्या बात है। हाँ जी। तो आप फिर कॉलेज आ गए, कॉलेज में फिर मैम ने फिर आपको फिर रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर आपने जाने से मना कर दिया। मेरा शो था ना वो बात थी। फिर आगे की फिल्म को कंटिन्यू करते हैं। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि हमारा बैंड वगैरह का भी थोड़ा सा हिसाब किताब खराब हो गया और सब अपने अपने हो गए। किसी को पढ़ाई पूरी हो गई, किसी के घर की मजबूरियां हो गई, किसी का तकरार हो गया, मतलब वो कलेप्स कर गई चीज़ें। तो फिर मैं जब यहाँ आया, फिर मैं शिमला आया था कुछ दिनों के लिए, भी चलो छुट्टियाँ बिताते हैं। तो आया मैंने और मैंने यहाँ गाने सुनने शुरू किए लोगों के, भी क्या चलता है या किस तरह का है। तो मुझे ऐसा लगा कि पंजाब से ज़्यादा मेरी ज़रूरत यहाँ है। अच्छा। ऐसा एक थॉट आया मन में। फिर हम क्या करें। फिर बात हुई कि मेरे दोस्त होते थे, इंदर भारद्वाज बहुत सीनियर म्यूजिशियन हैं, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि भी जैसे सुरेंद्र नेगी जी हैं कहते रामपुर में, उनके पास चलते हैं और गाने कुछ कर लेते हैं। तो रामपुर में स्टूडियो था? हाँ, शोगी में नहीं, रामपुर में था, ब्रो में। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। गाने वाने तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैंने इस तरह का कुछ लिखा भी नहीं है। कहते कुछ सोच तू और बनाते हैं माहौल। वैसे ही बैठे थे, रात को बातें कर रहे थे। 2:30 बजे मेरे रात को एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि किए नोए ताज़े शुना। क्या बात है। मिले या कोई वो शबासी है। और मैंने 2.5 मिनट में ये गाना कंप्लीट कर लिया। 2.5 मिनट? 2.5 मिनट मैंने गाना ये कंप्लीट कर लिया। क्या स्टॉप वॉच लगाई थी क्या? नहीं, वो बंदे ने देखा था। अच्छा। बस स्टॉप वॉच नहीं लगाई थी, वो बंदे ने देखा था, क्योंकि वो गाना पूरा हो रहा था और वो यार 25 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए, 1 मिनट में पहला अंतर आ गया भाई, 1.5 मिनट में दूसरा अंतर आ गया भाई, 2.5 मिनट में गाना पूरा हो गया। क्या बात है। तो और मैं उस गाने को लेके कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मेरे को अभी भी जो अगर उसका सीडी वाला आप वो देखोगे तो 8वें नंबर पे है वो गाना, एल्बम का सबसे लास्ट गाना है वो, जबकि चला वो सबसे ज्यादा गाना चला। तो जिस दिन हमने स्टूडियो जाना था सुबह, मैं कहा यार गाना एक है मेरे पास, 2 है, चलो मैं बाकी मैं रास्ते बना लूँगा। और मैं नहा रहा था, नहाते नहाते मेरे दिमाग में यार मैं क्या करूँ, हाय तौबा मैं से कर रहा था। और जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मेरे पास गाना था हाय रे कृष्णा तुम्हें एरे केरे मुरले बजाए रे। और उस गाने को इतना बड़ा मुकाम मिल गया कि ये हिमाचल के फोक में ही शुमार हो गया एक डिवोशनल भजन के तहत। क्या बात है। तो वो जब गाने, और जब मैं रामपुर पहुंचा तब तक सारे गाने मेरे तैयार हो गए थे। 7-8 गाने आपने ऐसे ही तैयार कर दिए। बाप रे। और 2 घंटे में गा भी लिए। और सुरेंद्र नेगी जी इस बात के गवाह है। और वो बोले कैसा बंदा है आगे इंदर, तू कौन बंदा लेके आया, मैट्रिक्स का सारा नया कॉम्पोजिशन नहीं है। नहीं बोले भाई जी पंजाब से है साथ ऐसा, वो तो ये पंजाब में पढ़ता था वो तो वो प्रोजेक्ट आ गया। अब प्रोजेक्ट आ गया तो चल कर आके उनको
पैसे वैसे अपने जोड़ तोड़ के दे दिए जैसे कैसे। कितने पैसे लिए थे निकी जी ने? उन्होंने उस वक्त लिए थे 25,000। 25,000 रुपए हाँ। साल 2000? 12 में। तो काम धंधा हमारा उस वक्त चौपट था, उधर से शो शू भी बंद थे, हिमाचल में कोई मार्केट नहीं थी। और पंजाब की ये बात थी कि अगर आप मार्केट में हो तो आपको काम मिलेगा, अगर आप नहीं हो वहाँ पे तो फिर कहाँ मिलेगा काम। तो आप कह रहे हो काम धंधा मेरा बंद था, कुछ काम कहीं से आ नहीं रहा था, 25,000 रुपए आपने फिर कैसेट के दे भी दिए। हाँ। कहाँ से आया भाई 25,000 रुपए? 25,000 रुपये आया। वो क्या हुआ कि झोल झाल कुछ उठा लिए उधार, इधर से कुछ उधर से। फिर कुछ मैंने फोन भी कर दिया ना नीचे भी चंडीगढ़, कुछ मैं कहा काम देखो यार कुछ पैसे देने हैं, और उनको बाद में दिए गए वो पैसे। बल्कि माय डियर ने दिए कि नहीं दिए वो बताओ। माय डियर ने भी दिए, पर वो दिए तब जब मेरी एक सिंसेरिटी को चेक करने के बाद। अच्छा। तो उन्होंने कि क्या बन रहा है, क्या आप उसका प्रोजेक्ट है, क्या है, तो उन्हें था ही नहीं ना। और वो ये चाहते नहीं थे कि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो। अच्छा। अब एल्बम होने के बाद उसके बाद फिर रिलीज करने के लिए पैसे नहीं। रिलीज करने के लिए कितने पैसे चाहिए थे? रिलीज करने के लिए भी उस वक्त 15 से 18,000 रुपए चाहिए थे। 1000 सीडीज बनवानी थी दिल्ली से। ओके। हमारा एक सपना था कि भाई मेरा कभी कैसेट निकले, वो कैसेट मेरा नहीं निकला। मेरी जब आई तो सीडी आई। ओके। 5-7 हजार का मेरा एक प्रोग्राम हो गया था। 10,000 रुपए मैंने कांता मैम से मांगे थे। कांता मैम वही वाले मैम? हाँ जी, हाँ जी, उनसे मांगे थे, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो वहां से वो प्रोजेक्ट आया जी। तो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। मैं कहा चल छोड़, यहाँ में मेरा कुछ नहीं बनना। मैं वापस पंजाब चला गया। अच्छा। और मजे की बात ये हो गई कि पंजाब में भी कुछ खास काम मेरे को नहीं मिल रहा था उस वक्त। ओके। दूसरा ये था कि भाई ये तो यहाँ से चला गया, इसने हिमाचली एल्बम करी, मतलब तूने इतने पैसे खर्चे, कहते एक गाना पंजाबी कट लेंदा, कहते कुछ होर गलबात होनी सी तो इदा हो सो। मैं कहा चलो कोई ना। तो 2-3 महीने हम वहाँ रहे। तो फिर गर्मी आ गई थी और मई का महीना आ गया। तो मैं कहा मैं अपने घर जाता हूँ 2-1 महीने, और उसके बाद मैं वापस आऊँगा और फिर हम जो भी कुछ करना है हम काम शुरू करेंगे। अच्छा। तो मैं 43 आया और वहाँ से बस में बैठा। और बस में जब मैं बैठा तो पंचकुला पहुँचते पहुँचते वो गाना उसमें चल रहा, मिलिए कोई बशवासी। क्या बात है। मैं सोचा कि यार चल गलती से बज रहा होगा, ऐसा क्या ही हो गया ना। हाँ। तो बार बार वो पूरा एल्बम बजने लगा। सोलन आते पहुँचते पहुँचते मेरे को कंडक्टर ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये वही सिंगर है जिसका ये गाना है। हैं? और फिर जब मैं ISBT पहुंचा, ISBT से मैं जिस बस में ओल्ड बस स्टैंड आया उसमें भी मेरे गाने चल रहे थे। ओल्ड बस स्टैंड मेरा भाई मिला, मैं कहा यार ऐसे ऐसे गाने वाने, मैं वहां से आया उसमें भी ये बज रहा था, और वहां से यहाँ आ रहा हूँ तो इसमें भी ये बज रहा है। तो कहते तो क्या कह रहे, ये गाने तेरे को पता है कितने हिट हो गए। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ओल्ड बस स्टैंड से जिस बस पे संजौली आया उस बस में भी यही गाने चल रहे। क्या बात है। और अनबिलीवेबल बात ये कि टनल से भट्टा गुफर टैक्सी में जब मैं जा रहा तो बंदे ने मेरे को देख के उसने भी ये गाने लगा दिए कि ये सिंगर आ गया। तब तो मेरा जो है मतलब बूस्ट हो गया, मैं कि भाई वाह, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंच गया होगा। हाँ, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे आ गया कि भाई ये तो भाई काम ठीक है। और उसके बाद मेरे को शोज की क्वायरी भी आने लगी और धीरे 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 प्रोग्राम होने लग गए। और फिर वो दिन और आज का दिन हम यहीं के होके रह गए। क्या बात है। तो आपने ना इतनी बातें बताई, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, एंड सुना देंगे अगर थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। कौन सा गाना? पहले तो मिलिए कई हाँ, वो वर्ष सुना लेते हैं और आपको। उसके बाद तो दूसरा वाला भी। हो किए तू नई ताजिशना मिलिए कोई बशवासी है, किए तू नई ताजिशना मिलिए कोई बशवासी है। हाय मेरी भी अबे होई गई शादी, मेरी भी अबे होई गई शादी, तुब दोए छेड़ू रे महा मिलिए कोई बशवासी है, किए तू नई ताजिशना मिलिए कोई बशवासी है। क्या बात है। ये वाला गाना मैंने बहुत सुना है और ये मैंने लूप पे सुना है, ये वाला पर्टिकुलर गाना कुछ टाइम पहले ही मैंने डिस्कवर किया था आपके आने से पहले। एंड जब मैंने सुना तो फिर यूट्यूब पे जो ऑप्शन आता है ना लूप करने वाला, वो कर करके सुना है। मेलोडी इतनी प्यारी है, इतनी, और गाया आपने इतने प्यार से है कि मजा आ जाता है। और इस गाने की बदौलत 22 साल की उम्र पे मेरे पे वो लग गया था एक स्टिग्मा कि ये शादीशुदा बंदा है। अच्छा। हाँ जी। और बंदे से बोलते थे, मैं तो उसकी शादी में भी गया हुआ था ना, बड़ी गजब की लड़की है बेचारी जिसने उससे शादी की है, ऐसा तैसा है। मेरे बहुत सारे गाने ऐसे हुए जिसमें लोगों ने
उसके साथ कहानियां जोड़ी। तो मुझे ये बताइए, इस वाले गाने की स्टोरी क्या थी एक्चुअल में? इस गाने की स्टोरी कुछ भी नहीं थी, अच्छा, ऐसे लिख दिया था? ये रैंडमली लिख दिया था। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैंने सोचा था कि भाई उस वक्त 2013 चल रहा था ना, तो कि 12 कि आज बसीते हम पल की वही जो कॉलेज के तू आए थे, नीरू चाले घूमते शिमले बाजारे तू नाट्य मुंह संगे गाए थे। ये हो जाए एक बार, ये वाली लाइन हो जाए गा के। आज बसीते हम पल की वही जो कॉलेज के तू आए थे, नीरू चाले घूम दे शिमले बाजारा तू नाट्य मुंह संगे गाए थे। एबे बाटड़े तू शर्मिए शोई, एबे बाटड़े तू शर्मिए शोई, सारा कॉलेज गवाह मिले कोई बसबासिए किए तू नए ताजिशना मिले कोई बसबासिए। तो जो ये नीरू चाले घूम दे गाना है, ये चौहान अंकल का हुआ था हिट, 2018 का गाना है ये, मोहन सिंह चौहान जी। हाँ, पर जो मोहन सिंह चौहान जी ने गाया था ये शायद 2000 या 2001 के आसपास एल्बम आया था, आ अब लौट चले। तो ये मेरे दिमाग में जरूर था कि भाई अगर ये जो कॉलेज में इश्क हुआ था ये मुझे 2001 में हुआ था। इमेजिन किया था ये कि ये 2001 की कहानी की, भाई हमने ये गाना उस वक्त गाया था, गाना हिट था, और अब 2012 में तो भले ही शर्मा, लेकिन उस वक्त के जो कॉलेज के लोग हैं वो सब गवाए हैं इस बात के। क्या बात है, क्या इमेजिनेशन है आपकी यार। कहाँ से कहाँ। तो और 2.5 मिनट देखो ना, और 2.5 मिनट ऊपर से मुद्दे की बात ये भी तो है। पर ये 2.5 मिनट में आपने लिखा जरूर है, बट ये थॉट्स तो मेरे को लगता है आपके पकते रहते होंगे पहले। नहीं, ये रैंडमली आया था। अच्छा, ऑन द स्पॉट। शायराना आमद है ये कुछ चीजें ऊपर से आती है ना, राइट। ये वैसा ही था ना, हम कौन लिखने वाले ऐसा, राइट। तो वो चीजें हैं। पर हाँ ये जरूर है कि मेरे गानों के साथ लोगों ने जोड़ा है बहुत कुछ, कि भाई इस गाने के साथ ये हुआ है। और एक बार तो ऐसी भी पोस्ट आई थी कि नई ताजी फेम पंकज ठाकुर इज नो मोर, और बंदे मेरे को फोन कर रहे, भाई तू ठीक है। तो बहुत अफवाहों से ग्रस्त रहा हूं मैं 2012-13 में। ये कौन था इतना चाहने वाला जो ऐसी खबर फैला रहा था? पता नहीं, किसी ने पोस्ट कर दिया था और बड़ा ये हुआ था। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ जी। कभी दिल टूटा एक्चुअल में? दिल, हाँ दिल भी टूटा है। अच्छा। मैं बोलता हूँ कि 16 से 26 के बीच में हर बंदे का झगड़ा भी होता है, हर आदमी मार भी खाता है, और हर आदमी का दिल भी टूटता है, और बन गया कुत्ता मेरा, वो वाला बात वो भी सबके साथ होता है। क्या बात है। और एक शायर के लिए ये होना जरूरी है, क्योंकि एक सक्सेसफुल शायर होने के लिए आपको जीते जी मरना पड़ेगा, और जीते जी आदमी मरता तब है जब उसको दिल पे लात पड़ती है। कंफर्टेबल है इसके बारे में कुछ बताने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है। जिंदगी में कुछ स्टूपिडिटीज इंसान कर देता है, ओके। और ये स्टूपिडिटीज करने की कोशिश तो आदमी 7th 8th से ही करता है वैसे ना, कि ये वाली लड़की क्लास में सामने वाली बेंच पे, वो वैसा होता है। फिर उसको +1 +2 या कॉलेज आते आते उसको लगता है कि मैं भाई अब तो बड़ा हो गया हूँ मैं, और वाह 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 अब तो भाई सब सेटल हो गया, अब तो भाई एक बंदी बस आएगा और सेटल हो जाएगा ज़िंदगी में। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आदमी कॉलेज पास आउट होता है, जब उसका थोड़ा थोड़ा सा करियर चलने लगता है, फिर आदमी सोचता है कि यार नहीं, अब ये जो बंदी आई है ये सही है भाई, ये मेरे लिए बेस्ट है, इसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना है मैंने, और उसके बाद शादी जो है वो मैं करूंगा। लेकिन होता वही है कि उस वक्त आप थोड़े से अनमेच्योर होते हैं, और कुछ आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, तो सामने वाले लोग भी आपके साथ शायद नहीं टिकते। फिर हमारे साथ तो कोई वैसे भी क्यों टिकता, हम दिव्यांग हैं। हर आदमी के जीवन में एक पारो आती है, और एक चंद्रमुखी आती है, और एक राधा आती है, एक रुक्मणी आती है, ये सबके साथ होता है। तो फिर हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसको पॉजिटिवली इसलिए ले लिया क्योंकि हम तो शायर आदमी थे। तो जब ज़्यादा मेरा दिल टूटा ना, तो उस वक्त मैंने कम से कम 30 से 40 लाख तो कंपनी को कमा के दिया, और 15, 18, 20 लाख का बिजनेस मैंने खुद भी किया। क्या बात तो कर रहे हो? 50-60 लाख में टूटा है मेरा दिल। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा प्रकाश डालो इस पे भी। बस यही हुआ फिर कि बस जब लगा भाई सब कुछ है भाई, अब तो बढ़िया है जीवन में, हर चीज़ ओके है, और इसी एक लड़की है, इसके साथ जीवन कटेगा और सब कुछ होगा। तो बस ऐसा हुआ कि वो शायद नहीं चल पाई होगी मेरे साथ। ये एक संदीप महेश्वरी की मुझे एक बात याद आती है, उस वक्त मैं वीडियोस देखा करता था कि ब्रेकअप से कैसे उभरे एंड ऑल। आप भी संदीप महेश्वरी के फैन हो? हाँ जी, कहीं ना कहीं। क्या बात है। और उन्होंने एक बात कही थी कि एक जो आपका ब्रेकअप होता है, कहते एक लड़की आपकी ज़िंदगी में ऐसी आती है जो एक चाय की आखिरी घूंट की तरह आती है, जो कि स्वाद भी देती है और दिक्कत भी नहीं देती। तो वो चीज़ें हैं। और जब वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे ये लगा कि भाई मतलब कि गर्लफ्रेंड बनाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप शादी आप उससे ही कर सकते हो जिसको आप उतना सम्मान दे सको
जितना आप अपनी माँ को देते हैं, अपनी बहन को देते हैं। किसी के लिए इस लेवल में किसी की इज्जत करने को जब आपका मन करे, उसके साथ ही आदमी को परिणय सूत्र में बंधना चाहिए। और एक जो बहुत बड़ी सच्चाई जो अपकमिंग आशिकों के लिए है कि चल ये एक फेज होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, या चलो जो तो खैर राइटिंग लाइन से जुड़े हैं, शायर है, उनके लिए तो होना भी चाहिए भाई। इश्क में जब उनको धोखा मिलेगा, दिल पे लात बजेगी, तो चीज़ें होंगी। जाननी ऐसे जानी नहीं बनता वाले हैं। हाँ, जाननी ऐसे जानी नहीं बनता। हाँ। तो जबकि जाननी की जो शादी है वो भी हमारे बलसन से हुई है। हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हो? बलसन से हैं हमारे जो विधायक साहब है बिट्टू वर्मा जी। अच्छा। उनकी भांजी है उनको, नेहा। अच्छा, जाननी को। क्या बात तो अब अगर हम ये बोलें कि भाई जाननी का दिल नहीं टूटा होगा, जाननी का तो बिल्कुल ही ऐसे सेटलमेंट हो गया, तो ये गलत बात है ना। जो उनका भी तो दिल टूटा होगा, लेकिन आज घर बसा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आदमी प्यार एट द एंड अपने बीवी बच्चों से ही करता है। प्यार के मायने वक्त के साथ बदलते रहते हैं। बचपन में आपका प्यार कुछ और होता है, और थोड़ा सा बड़े होते हैं फिर आपका कुछ और प्यार होता है। राइट। तो फिर आपका दिल टूटा 50-60 लाख रुपए में? हाँ। इस पे बताइए ना, कैसे टूटा 50-60 लाख रुपए? क्या हुआ कि मेरे गाने नहीं चल रहे थे। हाँ। कुछ विसंगतियों में हम पड़ गए। जब आपको फेम मिलता है, आपका पैसा होता है, फिर आपके साथ लोग जुड़ते हैं। मैं पूछने भी वाला था कि जब आपको सक्सेस मिली थी तो क्या उसको आप हजम कर पाए थे? नहीं, कहाँ हजम कर पाए। फिर हम थोड़ा सा विसंगतियों में पड़ गए लोगों के साथ, और फिर ये इश्क विश्क एंड लेना देना, उससे क्या हुआ कि आपका काम से आप फोकस हट गया। मैं तो दादा 4 बार फ्लॉप होके 4 बार सुपरहिट हो चुका हूँ। क्या बात है। हाँ, मतलब कि मैं अभी इतना बड़ा सिंगर नहीं बन पाया हूँ कि मैं कंटिन्यूसली मैं हिट रहा हूँ, पर मैं कंटिन्यूसली मैं फ्लॉप भी नहीं रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जब लोगों को लगता है कि अब पंकज ठाकुर का खत्म है, अब ये ओवर है, फिर मेरा गाना एक ऐसा आ जाता है जो मुझे फिर से खड़ा कर देता है मार्केट में कि नहीं भाई, बंदे में अभी तो कुछ है बाकी। राइट। एक NGO है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। ओके। तो उसके साथ में मैं यहाँ जुड़ा हुआ था, और प्रदेश में मैं उसको लीड कर रहा था कहीं ना कहीं। ओके। फिर एक धरना हमने छेड़ा था 2016 में विकलांगों की नौकरियों को लेके, जो कि 1.5 साल चला। Right. अभी आजकल भी वैसा ही एक धरना और चला हुआ है, वो भी हमारे ही भाई है, हमारे ही जूनियर्स उसको कर रहे हैं, और हमारा सपोर्ट आज भी उनके साथ है। ओके। तो मैं 1.5 साल गाना बजाना ये सब चीज़ें छोड़ के मैं रेन शेल्टर में शिफ्ट हो गया अपना, कालीबाड़ी के साथ एक नीचे रेन शेल्टर है SBI के सामने, वहाँ पे। अच्छा। तो 1.5 साल हम वहाँ रहे। अच्छा। तो फिर वो नेम भी गया, फेम भी गया, गर्लफ्रेंड भी गई, मतलब बिल्कुल कबाड़ियों से बदतर हालत हो गई थी हमारे। शिमला में मेरा अपना मकान था, उसके बावजूद ही मैं रेन शेल्टर में रह रहे थे? वहीं रह रहा था मैं। ओह। तो जब तक लोगों को रोजगार मिला नहीं या चीज़ें हुई नहीं, तब तक हम वहाँ से हटे नहीं। अच्छा। जब वो खत्म हुआ धरना, तो उसके बाद मैंने देखा यार कि अपना तो खत्म ही हो गया हिसाब किताब यार, ये तो बिल्कुल ही गई बात। तो फिर मैंने कुछ गाने वाने बनाए, और फिर वो दर्द तो था ही, और वो दर्द मैंने लिखा। पॉइजन? और वो, हाँ जी, पॉइजन। और वो दर्द बिका। अरे नाम भी तो आपने ऐसा रखा था फिर, पॉइजन। पॉइजन, हाँ। वो दर्द लिखा और वो दर्द बिका। बहुत बहुत बड़ा। 2-3 सुना दोगे तो, एक नहीं 2-3 सुना दोगे तो मजा आ जाएगा। हाय बोलो कहीं सुने आज काले बंद गे कमरे, नए नए ठाकुरों रे गाने हो, नए नए ठाकुरों रे गाने गे शोरिए, नए तेस डिम्पलों रे गाने हो, बोला माड़ू नहीं मिला कोए रे का गे ढोंगोरा, याद आए आशिकों पुराने हो, याद आए आशिकों पुराने गे शोरिए, याद आए आशिकों पुराने हो। क्या बात है। दूसरा? हाय बोला मत जांदे प्यो के मुंब तू छाड़ियो, शुण बाकी चौंदरा मुंब तू छाड़ियो, फांसी लामा गोले तेरी चादर फाड़ियो, शुण बाकी चौंदरा चादर फाड़ियो। तीसरा? ओ तेरे जानी बोलो सोई जो मेरी है, तेरे जानी बोलो सोई जो मेरी है, खोलू होटलो बबली है, ओरे खोलू होटलो बबली है, खाना पीना रखू बढ़िया मेरी है, खाना पीना रखू बढ़िया मेरी है, दारू लोक लो बबली है। इस तरह का था। क्या बात है। ये नए नए ठकुरारे गाने तो बहुत बड़ा हिट हुआ था, हाँ, राइट? नहीं, बहुत। आपका निकनेम है डिम्पल, राइट? डिम्पल, हाँ जी। इसका म्यूजिक दिया था? ये राजीव नेगी ने। उसके बाद फिर कंटिन्यू रहा सक्सेस? हाँ, फिर गाने चलते गए। और एक आपने सुर के साथ भी तो किया था, इसमें सुर भैया ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं एक्टिंग। हाँ, वो फॉलो एक गाना था। ता फॉलो करना काम मेरा है। हाँ। मुझे भी समझ नहीं आया था बाय द वे उस वीडियो देख के कि सुर भैया कर क्या रहे थे उसमें, वो
कुछ अलग ही वो कर रहे थे उसमें। मैं फोन भी करने वाला था उनको, मैं भूल गया। हाँ, सुर भैया की बात चलिए तो सुर भाई के साथ भी मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है। बहुत बढ़िया। उनके चैनल के लिए है, आईसू स्टूडियोज के लिए। अभी तक अगर बात करूं तो मतलब उतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे स्टूडियो में कोई और है नहीं है। अच्छा, मैं उनको कई बार बोलता हूँ सुर भाई मेरी नीयत प्रोजेक्ट पे खराब हो रही है, देखो फिर से आप इसको जल्दी कर लो। हाँ, और एक सुर भाई जो है मतलब बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही जिनसे मतलब सीखने को भी मिलता है और उनके साथ वक्त गुजारने में भी बहुत मजा आता है। हाँ हाँ। हाँ, और आपका पॉडकास्ट भी मैंने देखा, बहुत अच्छा सुर भाई के साथ। सुर भैया को ना पुश भी करना पड़ता है, बाय द वे। हाँ हाँ हाँ, वो पुश नहीं करोगे तो काम में देरी होगी। अभी परसों ही पुश किया है मैंने उनको, अभी 10-15 दिन पुश करूंगा, पर इतना मुझे पता है कि 2-1 बार जब मैं और पुश कर बनूंगा तो वो प्रोजेक्ट बाहर आ जाएगा। इसकी 2 लाइनें सुना दो ना प्लीज, बड़ा अच्छा। इसमें आई थिंक उसको भी लिया है आपने, हनी को भी। हनी, हाँ, हनी बनी भी है वो इसमें। क्या हेमंत रावत हाँ, ना? हेमंत रावत। देखिया हसीन चेहरा तेरा, दिल आओ गोता पांद मेरा, जेती जाई मन दिन कर दिनी हाँ, जेती जाई मन दिन कर दिनी हाँ, ता फॉलो करना काम मेरा, ता फॉलो करना काम मेरा। क्या बात है। और फिर उसके बाद आ गया कोविड। हाँ, फिर कोविड में हो गए हम वेले और शोज वगैरह हो गए बंद। फिर हमने फिर बनाया मैंने स्टूडियो, चल ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने 20-21 में मैंने ऐसे कोई गाने खास अपने तो गाए नहीं, क्योंकि इतना म्यूजिक डायरेक्शन थोड़ा सा समझने में, चीज़ें करने में वक्त लग गया, तो मैं एक्सपेरिमेंटल कर रहा था। लेकिन टचवुड काम मेरे पास इतना था, दबा के बहुत लोग आते थे, गाने वाने चल रहे थे। और मैं 2020 में मैंने एज अ राइटर भी शुरू किया। ओके। और एज अ राइटर मैंने काकू कंवर के लिए काफ़ी गाने लिखे, हन्नी के लिए मैंने गाना लिखा मीठी मीठी बातें, और वो उसकी लाइफ का मतलब माइलस्टोन गाना बन गया। ओके। और अजू तोमर के लिए भी लिखा है आपने? हाँ, अजू तोमर के लिए तो 2016-17 में लिख लिए थे। हाँ। सुरेंद्र नेगी जी का म्यूजिक था। अच्छा तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये सारी रूमर की इंडस्ट्री है। अच्छा। तो फिर हमारे बारे में नेगेटिविटीज फैलाने लग गई, क्योंकि भगवान की तरह से स्टूडियो में ठीक ठाक चमक दमक वाला बना लिया था उस वक्त। हाँ। और बंदे भी मेरे साथ सारे जुड़े हुए थे। तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या काम है ना, ओ यार इसका नहीं चल रहा यार, ये गाना वाना कहाँ, ये मतलब अच्छा खासा सिंगर था ये, और इसका अपना बिठा दिया इसने भट्टा, कभी राइटर बन जाता, कभी म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता, ये वो सो ऐसी बातें होने लगी। और इवन मेरे फैंस तक, जो मेरे फैन है, वो भी ऐसी बातें करने लगे थे। मैं सर पंकज भाई आपको एक सलाह दूं, मैं आप ना म्यूजिक में गलत पड़ गए यार, आप गाना करो, आप फलाने नेगी से म्यूजिक करा लो, आप इससे कर लो, उससे कर लो। तो मैं सुनता गया सब, क्या ठीक बड़े भाई ठीक। जब अति हो गई ना मेरे तो, और उस वक्त जो है क्या बोलते, मैं कुछ मेरे को गौरव बड़े टाइम से बोल रहा था, म्यूजिक हंटर्स की जो ओनर है, कि दादा कुछ करना होगा तो मेरे को बताना आपने ना। ओके। तो मैंने कहा यार देखो अभी तो मैं खुद ही हाशिए पे हूँ, मैं आई एम अ फ्लॉप सिंगर, जो मैंने उनको बोली थी बात, राइट नाउ आई एम अ फ्लॉप सिंगर और लिटिल बिट सक्सेस राइटर और फ्लॉप म्यूजिक डायरेक्टर। ऐसे बंदे के साथ काम करोगे आप, और जो मैं पैसे मांगने वाला हूँ बहुत ज्यादा है, आप दोगे? तो वो बातचीत हुई, उन्होंने बोला दादा मेरे को विश्वास है आपके ऊपर, आप करोगे। और मेरे पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब जिस तरह का मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट था। ओके। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट करने के मूड में नहीं था, मैं भी म्यूजिक डायरेक्शन को ही समझ रहा था, वो चीज़ें कर रहा था। लेकिन ये था कि यार बातें बहुत ज़्यादा होने लगी। फिर गौरव भाई मेरे को थोड़ा सा पुश कर रहे थे कि यार कुछ कर ले, कुछ कर ले। 11 दिन तक भाई सोचता रहा मैं कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं गाना कोई ऐसा बन नहीं रहा था। और 11 दिन बाद वैसे ही स्वतः मेरे दिमाग से एक आमद इकाई हुई, करे दोपहर तेरे आंगने बाजदला गाका। मैंने गौरव भाई को बोला था दादा मैंने ना आपसे पैसे कम ले लिए कुछ। हाँ। कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो यार आप। सच में नाइस। मैंने कहा पैसे कुछ कम ले लिए, क्योंकि जो मेरे पास अब गाना है ये तो भैया मैं इसको अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तब तक मैं सुशील को ब्रेक दे चुका था। सुशील वीडियो डायरेक्टर, हाँ, उसका एक अच्छा खासा, वो भी एक अलग ही स्टोरी है, तो वो चल रहा था। मैंने फोन किया, सुशील ऐसे ऐसे मुझे गाना करना है, तो कहते चलो ठीक है। और फिर मेरे दिमाग में हनी था, हनी को कास्ट करूंगा मैं पहले गाने में। हाँ। और फिर हमने शिवानी से बात की, बल्कि गौरव भाई ने शिवानी से बात करी, गुरी को भी ले लो मैंने कहा।
और फिर होते सकीना भी थी एक में? सकीना, हाँ, फिर सकीना भी थी। हाँ। मैं कहा यहाँ नहीं करेंगे हम शूट ना। और एक्चुअल में क्या था कि हम जब मेरी शादी हुई थी 2022 में, उसके बाद मतलब काम का इतना प्रेशर था कि हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाए। मैंने अपने वाइफ को बड़े सपने दिखाए थे कि हम कम से कम जाएंगे कहीं, स्विट्जरलैंड जाएंगे, नहीं तो गोवा तो चले ही जाएंगे, ये वो सो, कहीं हम जा ही नहीं पाए थे। अच्छा जी। शूट तो मैं कहा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोड्यूसर के पैसे हैं, कर लेंगे कहीं ना कहीं। हाँ, और प्रोड्यूसर भी देखेगा इस बात का, ऐसा नहीं है, पर मेरे यही शब्द थे कि प्रोड्यूसर के पैसे हैं, शूट तो हो ही जाएगा और हमने कमा के भी प्रोड्यूसर को दे ही देना है। पर जाना ऐसी जगह है जहाँ पे वाइब आया हमें। हाँ। चलो भाई मनाली चलते हैं। कहा चलो, हमारा शादी के बाद की आउटिंग भी हो जाएगी। और मैं सारा ग्रुप ले गया, फिर मनाली गए हम, फिर अपना जाना विलेज में शूट हुआ और बड़ा कुछ हुआ। और निशंग एल्बम आया और उसने उस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल ब्लॉकबस्टर हिट, बिल्कुल, और अच्छा खासा रेवेन्यू और धमाकेदार। फिर पंकज ठाकुर फिर से जिंदा हो गया जी। मेरे पास शिवानी, सबसे पहले मुझे ना शिवानी ने ही बोला था, ऑनेस्टली बताऊं। शिवानी, इनफैक्ट मैं वैसे नहीं बोलूँ, शिवानी, हन्नी और तो और गुरी, सब ने बोला कि पंकज भाई का जरूर, बिल्कुल इनिशियल बात बता रहा हूँ मैं, तो पंकज भाई का जरूर बोला ना आपने। जब मतलब आपसे इंटरेक्शन भी नहीं था ना, ऑल तो गाने तो आपके सुने ही थे उससे, मतलब इनको जरूर बुलाना है आप लोग, सब लोग वैसे। तो वो एल्बम आपका बहुत बड़ा हिट हुआ है। हाँ, ये बहुत बड़ा हिट हो गया था। तो काउटा हो जाए। बोलो खोरे दोपहर तेरे आंगणे बसदा लागा काउटा, ओ मेरी ये मीरा मैड में बसदा लागा काउटा, बोला मानू आउना तेरी राशि दा जिस दो लागना भावटा, मानू आउना तेरी राशि दा जिस दो लागना भावटा, ओ मेरी ये मीरा मैड में जिस दो लागना भावटा, ओ मेरी ये मीरा मैड में जिस दो लागना भावटा। क्या बात है। नारदाना मोरची है गे नारदाना हो, तेरे खाना बागोरा गे नारदाना हो, ऐसा कुछ। इसमें सकीना थी शायद। सकीना थी। और तीसरा एक और बहुत बड़ा हिट हुआ था चांदी ढोड़ो सूरजो ढोड़ो लिचाओ, इसको फिर से गाओ दादा। चांदी ढोड़ो सूरजो ढोड़ो लिचाओ, कुणिये लिखा पत्रू दा घोमीरा नाओ, घोमीरा नाओ, कुणिये लिखा पत्रू दा घोमीरा नाओ। क्या बात है, ये गुरी का भी बहुत बड़ा हिट, हिट गाना, उस पे काउंट होता है ये भी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। म्यूजिक किसमें है? म्यूजिक किसमें अपना ही था सर, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे लोग फिर बोलना बंद हो गए थे कि भाई इसने म्यूजिक बर्बाद कर दिया यार, फिजूल में म्यूजिक डायरेक्टर बना हुआ है वो, फिर ये बातें बंद हो गई। भाई बहुत ही बढ़िया। मैंने सॉरी क्रेडिट नहीं पढ़ पाया पहले मैं म्यूजिक वाला। वाह, वेरी नाइस। और उसके बाद फिर हमारे बेटी हो गई थी गौरा, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा बिजी रह गया, फिर मैं लोगों के काम में लगा रहा, अपने लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर पाया मैं, मतलब ठीक है। तो मैं अलग ही दुनिया में अपना खो गया था। और ये इंडस्ट्री ऐसा है कि जब आप चढ़ते हो तो फिर आपको बल्ले बल्ले भाई क्या गाता है वो, कमाल है। जब थोड़ा सा कुछ चीजें ठीक नहीं चलती ना, तो बंदे फिर से यार हो गया उसका। नहीं यार, अब वो बात नहीं रही। इतना ही है यार। एक तो म्यूजिक में फंस गया ना बिल्ला यार, अच्छा खासा गा रहा था, वही करता रहता, पता नहीं क्या करते हैं लोग ये। और फिर 3-4 गाने वो अलग अलग प्रोड्यूसर को, कोई छोटे चैनल बड़े चैनल, मैंने कोई परवाह नहीं, क्योंकि पैसे मिल रहे थे। राइट। तो मैं गाने कर रहा था। मुझे मैसेज आने लगे, सर ये आपका लेवल नहीं है, ये आपका स्टेटस नहीं है, आपको गाने ऐसे बनाने चाहिए, आपको गाने वैसे बनाने चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है, सबका सम्मान है भाई, आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर एक बात ये आती थी कि आपका चैनल खुद का नहीं चलता। अगर मैं किसी और के भी गाने मांगता था ना कि भाई चलो यार मेरे चैनल पे डाल दो, इसको ऐसा कर लेंगे, नहीं आपका चैनल में सब्सक्राइबर इतने कम है, ऐसा है वो, नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने बिना पैसों के गाना अपने लिए, मतलब एज अ जो डिम्पल ने पंकज ठाकुर को मन ही मन कहा कि सर एक गाना अपने फोक वेव के लिए कर लो। क्या बात है, डिम्पल ने पंकज ठाकुर को कहा सर, क्योंकि पंकज ठाकुर तो फ्री में गा ही नहीं सकता ना, वो तो गा ही नहीं सकता, तो कि कर लो इसको एक गाना। अगर आपका 5 मिलियन गाना चला जाएगा तो आपको और आपकी बीवी को मैं गोवा ले जाऊंगा। अच्छा, हाँ, मैंने ये कहा, डिम्पल ने कहा, पंकज ठाकुर से कहा ये, ठीक है, कि अगर 5 मिलियन गाना गया तो फैमिली गोवा जाएगी। और देख लो, अगर गोवा जाना है तो गाना आपको करना पड़ेगा। तो मैंने फिर अपना ही कॉन्ट्रैक्ट खुद ले लिया कि चल अब अपने लिए गाएंगे और अपना ही पैसा लगाएंगे जेब से और गाना बनाएंगे। तो उस वक्त प्रोड्यूसर्स के थे, मतलब 2-3 प्रोजेक्ट थे, ये सुर भाई वगैरह वाले सारे प्रोसेस में चल रहे थे। रामलीला होती है हमारे ढली में ना, शिमला में। और वहाँ क्या हुआ कि रामलीला में रात को लोगों ने हुड़दंग कर दिया
और हुड़दंग करने के बाद उसे पुलिस वाले आ गए। ओके। अब पुलिस वाले आए और जो हुड़दंगी थे उनमें से 2 ने अपने चेहरे छुपा लिए कि भाई देखना ले कौन है। और उन्होंने भी उनके चेहरे देखे और उनको पीछे से ही उनको बेंच से उन्होंने सूद दिया बढ़िया से। और सुबह क्या हुआ कि वो पड़ोस में निकले बंदे, एक अंकल है हमारे पुलिस में ना, वो बता रहे यार कल ना बोले हमने बंदे पिटे रात को, और वैसे बदतमीज लड़के थे, कोई कहता रखे मैंने 2 उनको बैंत के, कहता 2 पुलिस वाले और थे हमारे साथ, कहता हमने ढंग से उनको पीट दिया। और वो लड़का बोल रहा है अंकल कल ना हमारा भी किसी पुलिस वालों के साथ सीन हुआ यार, हमारे को भी मारा किसी ने। और वो वेरीफाई हुआ, और वो भी वेरीफाई कराने वाला ही मैं ही था कि ये मार खाने वाले जी ये थे और मारने वाले आप लोग थे। और ये 2001 की बात है, 2001 की बात है ये। और जैसे आप अभी खिलखिला के हंसे हैं वैसे मैं खिलखिला के हंसा, ये जो मेरे को सिनेरियो याद आया ना, और मैंने कहा यार ये तो बात बन गई। मैंने कहा जब मैं मुस्कुरा गया, जब मैं कनेक्ट कर गया तो इससे सब कनेक्ट करेंगे। और उसी वक्त मेरे दिमाग में एक लाइन आ गई कि शिमले पड़े पुलसिए रे गोसे। क्या बात है। ओ शिमले पड़े पुलसिए रे गोसे। अब यार पड़े क्यों घसे, हम तो आर्टिस्ट आदमी हैं, गाना बजाने वाले आदमी हैं, और हमें तो पुलिस ने कभी मारा भी नहीं, हमेशा कोऑपरेट ही किया है, तो क्या हुआ होगा ऐसा कि क्यों पड़े होंगे घसे। तो मैं सोचते मैंने बहुत सोचा लेकिन कुछ नहीं निकला। मैंने छोड़ो यार, जब आएगा तो आएगा। 15-20 दिन 1-1.5 महीना बात आई गई हो गई है। फिर से डिम्पल जी ने पंकज को बोला भाई सर कुछ गाना वाना नहीं किया, झाड़ा नहीं घुमा दी बच्चों के साथ। और पता नहीं मतलब मैंने से कॉर्ड पकड़ा और वो फास्ट का रिदम ही लगा हुआ था, और मैंने मतलब कुछ नहीं सोचा, मैंने गाना शुरू कर दिया। एक मजनू आया था रोदा बेशा तेरे इंतजार दा, तू टाइम देना पहुंचे तेती मजनू पहुंचा बारोदा, सुध बुध भूला से अपनी धुत दारू रे नौशे। तो जो मेरे असिस्टेंट है बॉब, उन्होंने बोला दादा ये तो बात बन गई। तो मैंने उनको बोला ठीक है माय डियर बॉब, चलो फिर हो जाए फेमस, लिख लो इतिहास, आ जाओ ट्रेंडिंग में, कर दो इसको वायरल। क्या बात, मतलब पता नहीं मैं ऐसी बातें मैंने कही, और वो ये लिटरली आपने कहा? लिटरली कहा। वो बंदा जिंदा है और वो गवाह है। मैंने बोला भाई चलो हो जाओ फिर हिट, रच दो इतिहास, आने दो ट्रेंडिंग में, और मैंने कहा होने दो हिट। तो सरस्वती माता बैठी सच में बैठी थी, और रील बनी, जदों ही पोस्ट हुई 2 घंटे में इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग। क्या बात है। और बंदे मेरे को फोन कर रहे कि जी कितने पैसे ले रहे हैं आप आजकल एक प्रोग्राम के। मैं कहा जी 2 घंटे पहले तो कुछ और था, अब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसा हुआ। आई लाइक इट यार। क्या कॉन्फिडेंस है आपका पंकज भाई, है गजब का कॉन्फिडेंस है। हाँ, अलग लेवल का। कोशिश करता हूँ। ऐसा है ये हमने सुना बहुत है। हाँ अब इसको एक बार एक लय में आप अच्छे से सुना देना, मजा आ जाएगा थोड़ा सा। एक मजनू आया था रोदा बेशा तेरे इंतजार दा, तू टाइम देना पहुंची तेती मजनू पहुंचा बारोदा, सुध बुध भूला से अपनी दुत दारू रे अनोशे, शिमले पड़े पुलसिए रे घोसे, हो शिमले पड़े पुलसिए रे घोसे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अमेजिंग यार, बहुत ही अमेजिंग। ये स्टोरी सुन के तो मेरे को और भी मजा आ गया यार। ये मैंने कोशिश की, और इसकी जो पटकथा है जो वीडियो की, वो भी मैंने लिखी थी। अच्छा। हाँ कि मुझे ऐसा चाहिए इसमें। तो मतलब मैं फिर तो गाना से बनता गया ना। कहते वीडियो कैसे शूट करेंगे दादा इसका। डीओपी अपने हरी वो भी आ गए, सब आ गए। मैं कहा एक दोस्तों आया शाली दो, धूपों से कुल्लू बना ली दो, हाथ जुए दा आजमावना राती गे मोरोनी चाली दो। और पूरा हमने माड़ी कोरगा संगति राउशण शेरोरी दोषे, और एक कमरे में पूरा जुए का सीक्वेंस निकाल दिया। तो फिर धीरे धीरे करके चीजें, फिर गाना ये बन गया, और इतना लोग इसको प्यार कर रहे हैं बहुत कि ये मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा गाना है। अभी तो इसने हाल फिलहाल में सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं भगवान की दया से। सब जगह यही चल रहा है। जी जी। एंड आई होप कि जो आपकी नई एल्बम आ रही है अभी शिमला शिमला टू टू नैनीताल, वो भी ऐसी धांसू जाए। एक शिमला टू नैनीताल आ रही है, और एक हमारी गायन विधा चलती है झूरी, ओके। तो उसका भी एक जो है वो प्रोजेक्ट आने वाला है। वाह। और जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, जब इसको लोग देख रहे हैं अभी, तो आप जा करके फोक वेव पे वॉच कर सकते हैं झूरी धमाका 2024
ये गाना आ चुका होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इनका यूट्यूब चैनल है फोक वेव, FOLKWAVE, फोक वेव के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा एक बार सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा कंटेंट, बहुत अमेजिंग कंटेंट पंकज भाई लेके आने वाले हैं, तो एंजॉय कीजिए उसको। पंकज भाई, आप राइटर तो बड़े तगड़े हो। कोशिश। यार मैंने ना बड़े टाइम से एक मन में हुआ है कि हमारी जो हिमाचल की लाइफ लाइन है ना, वो HRTC को कहा जाता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, स्टेट से बाहर भी चले जाओ, हाँ जी। उसके ऊपर कभी सोचा नहीं कोई गाना बनाने का? कभी किसी ने कहा ही नहीं, कोई पैसे लेके आया ही नहीं मेरे पास। कोई आएगा तो मैं करूँगा। डिम्पल को पूछो क्या वो पंकज ठाकुर को बोलेगा कि HRTC के ऊपर 4 लाइनें लिखेंगे तो इस बार स्विट्जरलैंड जाएंगे। हाँ, अगर 20 मिलियन गाना जाए तो स्विट्जरलैंड जाया जा सकता है। जा सकता है। और एक ऐसा टॉपिक है जिसको पूरा 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट जुड़ी हुई है और जिससे। HRTC का तो वैसे भी एक वो है, मेरे ऊपर तो एक एहसान है कि उन्होंने जो बस पास मुझे दिया हुआ है, जो कि मैंने पता नहीं कितने सालों से यूज ही नहीं किया होगा। और उसमें जो है 100% डिसेबल के साथ एक आदमी फ्री जाता है। और ये जो मुहिम है, ये इसके पीछे भी मेरा ही प्रयास है, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमने सरकार से बड़ा इसके लिए वो किया है, फाइट किया है। और मतलब कि स्वर्गीय JS बाली जी, उन्होंने ये बात समझी थी। अच्छा। कि उन्होंने मेरे को बोला था कि यार बात तो तेरी सही है कि जो आदमी एक ब्लाइंड है या कोई भी 100% डिसेबिलिटी है, अब उसके साथ अगर दूसरा आदमी होगा तो ऑब्वियसली उसको एस्कॉर्ट की जरूरत है, राइट। और गवर्नमेंट को फ्री करना चाहिए। और बाली जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात समझी थी और उन्होंने ही इसको प्रोसेस में लाया था। और बाली जी बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, और जितने बड़े कद के वो नेता थे, उतना ही बड़ा उनका दिल था। उन्होंने इस पे इनिशिएटिव लिया, उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया। और आगे चल के, क्योंकि ये हरियाणा वगैरह में तो इम्प्लीमेंट हो गया था पहले ना, हिमाचल में नहीं हो रहा था, तो बाली साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, आप जब पहली बार आपने अपना गाना सुना था 43 से जब आप चले थे, हाँ, वो भी HRTC की बस्ती। जी हाँ। तो कुछ वैसे ऑन द स्पॉट कुछ 2-4 लाइनें लिख पाएंगे वैसे? हाँ, HRTC के लिए। हाँ। अब ये बताओ इसमें कि शब्द HRTC इस्तेमाल करना है। HRTC के लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और या कुछ और क्या बोलोगे आप? नहीं, चलो HRTC ही कर लेते हैं। और इसमें जो भाषा शैली है वो क्या रखनी है? मिक्स जैसी रखनी है कि टिपिकल रखनी है? टिपिकल रखोगे तो सबको समझ नहीं आएगी, मिक्स जैसी रखोगे तो सबको समझ आ जाएगी। बोला शिमले 2 साले तू बस दे, ओ खड़ी मेरे जानी है तू रस दे, बोलो बसरा ओ सफरा सब ये किया सच पड़ा से हो चाहे सैडीसी, जिंदाबाद HRTC, जिंदाबाद HRTC। क्या बात है। ये तो मतलब ऐसा है कि एक्सटेम्पोरल, थोड़ा सा धुन ये बेतुकी होगी, ऐसे कंपोजर को ऐसी धुनें शोभा नहीं देती, थोड़ा अच्छा करना चाहिए था मुझे, लेकिन ये मैंने आपको एक्सटेम्पोर करके, हाँ, थोड़ा सा ऑन द स्पॉट। हाँ, बाकी तो कभी आप आए कोई प्रोजेक्ट लेके मेरे पास तो HRTC में मैं ऐसा गाना करूंगा कि करेंगे हो जाएगा। बिल्कुल। पंकज भाई, जैसे आप अभी दिखते हैं दबंग, बोल्ड, एक बिंदास, तो बचपन भी ऐसा ही था क्या? बचपन में क्या था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो फैमिली ने मुझे जिस तरह से ट्रीट किया था, मुझे नहीं कोई आभास था ऐसा कि मेरे साथ कोई ऐसी डिसेबिलिटी है या कुछ ऐसा है। एक मज़ेदार आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। हमारे पहाड़ों में एक चीज़ मिलती है, गुच्छी। मेरे को एक दिन क्रांति आ गई, भाई मैंने गुच्छी ढूंढने जाना है। अच्छा। और जंगल में जाना है। अच्छा। थोड़ा सा खुजालू में। ये मैं ऐसे ही डालूंगा, ये मैं ऐसे ही डालूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उससे कोई बुराई नहीं है। अब खुजली यार, बारिश और खारिश तो कभी भी हो सकती है ना, इसका क्या कर सकता कोई? अभी चश्मा है नया लिया, चुप रहा है, अभी तो बार बार सेट कर रहा हूँ, तो क्या करना करे पंकज भाई? हाँ, ऐसे जान दो, ये सारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बारिश और खारिश, इसका क्या कर सकते? ठीक है पंकज भाई, बोलो आप फिर। मैंने कहा मैंने ढूंढने जाना भाई गुच्छी। तो मेरे चाचू मुझे कहते हैं कि मैं बोले जूते पहन के आया, फिर हम गुच्छी ढूंढने चलते हैं। और अब जब मैं उस घटना को एनालाइज करता हूँ तो वो आवाज उनके पैरों में जूतों की थी। उन्होंने जूते पहने हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा भाई जूते पहन के आ तो, और फिर हम गुच्छी ढूंढने चलते हैं।
और उतनी देर में वो गए, उन्होंने जो मेरी मम्मी ने थालियाँ 2 गुच्छे की भर के रखी थी वो उन्होंने एक बैग में उलट दी और वो उसको साथ ले आए और वो मुझे दूर जंगल में लेके गए वो, और वहाँ वो पूरे ऐसे उसमें बिखेर दी उन्होंने वो। और फिर मुझे बोला भाई यार मेरे को तो मिल नहीं रही है गुच्छियाँ कहीं, बाकी तू देख ले तुझे मिलती है तो मैं ऐसे उसको हाथ मार मार के उसको ढूंढ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मेरे को ये मिल गई, मेरे को ये भी गुच्छी मिल गई, ये गुच्छी मिल गई। बड़ा अलग एक्सपीरियंस हुआ और 2-3 साल मुझे इस बात का सुकून रहा कि भाई मैंने ढूंढी गुच्छी और इतनी सारी गुच्छी ढूंढी। और वो मतलब अब समझ में आता है कि भाई मतलब उन्होंने एक स्पेशल मोमेंट मेरे लिए क्रिएट किया, वो मेरे को कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। राइट, वाह, है ना। तो मतलब पता नहीं कि कितनी सेंस भरी बात है या बेतुकी भी हो सकती है लोगों के लिए, नहीं। लेकिन मेरे को बड़ा अंदर तक लगा कि यार नहीं मतलब उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, स्पेशल फील कराया बहुत ज्यादा। राइट। जब हम किसी के घर जाते थे तो वहाँ ना जैसे बच्चों ने खेलने जाना, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे, तो मैं सोचता था यार मैं अपने घर में तो मेरे को सारा आइडिया, मैं तेज तेज चलता हूँ, फिर यहाँ ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है मेरे साथ की मैं नहीं एक्सेस कर पाता इन चीज़ों को। फिर मेरे को मतलब लगभग 10-11 साल की उम्र में ढंग से, मतलब कि ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रहा था मैं। अच्छा। मेरे को ये पता था कि भाई अंधे लोग होते हैं, ऐसे ब्लाइंड लोग होते हैं, ये ब्रेल लिपि है, लेकिन आँख का एक्चुअल में क्या काम है, नज़र ना होने की वजह से मेरे को क्या नुकसान हो रहा है, वो चीज़ का मुझे आभास नहीं था। फिर मेरे को पता लगा कि अच्छा ऐसे आँख है कि अगर आपको दिखेगा तो ऐसे होगा, और ये चीज़ मेरे पास नहीं है। फिर एक ऐसा दौर आया, मतलब मेरे बारे में एक चीज़ शुरू से लोग बोलते थे भाई हाँ ऐसे ऐसे बच्चा है, तो उसको दिखता नहीं है, एक बड़ा सुंदर है और बड़ा इंटेलिजेंट है, 3 ही बातें होती थी बस। तो ऐसे बोलते थे भाई बड़ा सुंदर बच्चा है, जरा उसको दिखता नहीं है, इंटेलिजेंट भी बहुत, ऐसे नहीं याद रखता चीज़ें, हाथ से पहचान लेता है ऐसे कि भाई किसको कौन है ये। और मेरे को ना बड़ी कोफ्त आती थी जैसे कि मैं कोई डिटेक्टर मशीन हूँ, ये कौन है, तुम ठेका ले रखा है मेरे लोगों को पहचानने का। मतलब लोग आते थे यार हाँ कौन है डिम्पल ये, तो चल ठीक है भाई जैसा जिसको ठीक लगता है ना। तो थोड़े बड़े हो, जैसे शादी है कोई फंक्शन है, अब जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, अब आगे इवेंट चल रहा है, कुछ खाएगा, ठीक है जी नहीं। फिर कोई भी आएगा, हाँ जी और क्या हाल है, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा, अभी हो भी रहा तो तुम क्या कर रहे हो, मतलब वही पूछ रहे हैं ना वो। फिर चले जा रहे हैं। फिर मैंने बोला यार कि नज़र तो तेरे को जिंदगी में आना नहीं कभी ना, पर ऐसे भी नहीं रहना कि लोग ये करे कि बोर तो नहीं हो रहा, शोर तो नहीं हो रहा, लेना तो नहीं रहा। फिर मैंने बोला कि डिम्पल यस को यस कहना सीख और नो को नो कहना सीख, ऐसा नहीं चलेगा। अब दुनिया तेरे हिसाब से चलेगी और जिसके साथ तुझे रहना है उसके साथ तू रहेगा, जिस इवेंट में तुझे जाना उस इवेंट में तू जाएगा, नहीं जाना नहीं जाएगा। और ये ना आपको कोई झेलेगा ना आप किसी को झेलोगे, और बस वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद फिर जो एक विश्वास की एक जो लहर जो दौड़ी है, हाँ उसके बाद फिर मैंने अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया। क्या बात। और उसके बाद मतलब लोग मेरे आगे पीछे ही है, मैं तो मतलब भगवान की ऐसी कृपा है, चल एक आदमी की तो मेरे को जरूरत है ही ना कि मुझे गाइड करने के लिए, लेकिन अगर मैं सब्जी लेने भी जाऊँ तब मेरे साथ 5 से 6 लोग चलते हैं कि भाई डिम्पल भाई सब्जी लेने जा रहे हैं। तो वो प्यार है लोगों का। राइट। तो आपने बेसिकली उसको लाचारी नहीं बनने दिया किसी भी तरह से। नहीं, क्योंकि वो इफेक्ट कर रही थी ना बहुत ज्यादा, और लोग मतलब मजे ले रहे थे उस चीज के कि भाई ओ ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। और ये एक बड़ा वो है ट्रुथ ना कि आप अगर कोई डिसेबिलिटी है, मेरे को तो बहुत ज्यादा ही है ना, अगर किसी को थोड़ी कम भी हो, लोग आपको सहारा दे सकते हैं, आपको बेचारा बुला सकते हैं, लेकिन आपको बराबरी में नहीं मान सकते। और अगर तो आप उनसे आगे निकल रहे हो, वो तो उनको हजम होता ही नहीं है ना, तो बहुत टफ है। और मतलब रियली मतलब ब्लाइंडनेस ना बड़ी वो है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो अरस्तु ने तो यहां तक कहा था कि अंधे आदमी को पैदा होते ही दफन कर दो, मार दो उसे। इस तरह के लोगों ने बात की है, और ये बहुत बड़ा कर्स तो है ही। खैर आपको ये नहीं पता आपने क्या पहना है, आपको क्या दिया गया है, आपको क्या चीज़ है। और जिस लेवल पे तो मैं आया हूँ यहाँ पे, जहाँ अब तो बड़े बड़े जो है ना ऑर्डर ही मारना है, हाँ ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तब भी हो सकता है या तो आप सरकारी लेवल पे सरकारी नौकरी में कोई ब्यूरोक्रेट बन जाओ बड़े तगड़े। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे और लोगों को जो अगर मैं ब्लाइंडनेस की बात करूँ? एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि तुम्हें कोई देगा नहीं, तुम्हें छीनना पड़ेगा। तुम्हें कोई मानेगा नहीं, तुम्हें मनवाना पड़ेगा। और जो तुम्हारी जगह है वो तुम्हें बनानी पड़ेगी। इधर हटवा, इधर उधर जरा हम भी हैं, ऐसा आपको करना पड़ेगा। आप म्यूजिक लाइन की बात ले लो, कई जगह ऐसी ऐसी नाइटें हुई और बड़े बड़े जो नाम है यहाँ हिमाचल में, इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करी है कि नहीं जी, जैसे प्रशासन में बात हो रही है, यार पंकज ठाकुर को बुला ले। अब उनको पता है कि सेम डे वो भी है,
गाते हम भी हैं, गाते वो भी है। ओके। नहीं बाकी तो जी बढ़िया है ना, वैसा नहीं है, गाता तो ठीक है जी, थोड़ा एक तो ना ब्लाइंड है जी, अच्छा। उसको ना जी पकड़ के ले जाना पड़ेगा ना थोड़ा जी, फिर स्टेज पे ना डजंट लुक नाइस, थोड़ा ना बंदे को ऐसे पकड़ के लाएंगे आप, वो स्टार नाइट क्या सिंगर है, ऐसा बोला है ऐसा बोला है, हमारे बड़ों ने बोला है, हमारे अग्रजों ने बोला है। आर्टिस्ट, हिमाचली हाँ आर्टिस्ट जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। ये क्योंकि वही है ना कि क्योंकि यही बात है कि हाँ मुझे इस बात का भी वो है कि मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि जिन्होंने बोला है उनको खतरा है हमसे, अच्छा। सबको पता है कि भाई आने वाले समय में क्या होगा। भगवान जिंदगी 10 साल भी अगर मैं इस धरती पे और जिया तो 10 साल बाद ये पॉडकास्ट देखेंगे तो कहीं की कहीं बात गई होगी। अच्छा, इस टाइप की बातें भी आपके लिए कही सब हाँ गई? बिल्कुल कही गई है। चलिए इसी बारे में बात कर लेते हैं अभी कि जो लाइव शोज वगैरह होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, कोई भी सिंगर होता है उसके लिए ऑब्वियसली, बिकॉज गाने से तो चलो नेम फेम मिल रहा है बट पैसा तो लाइव शोज करके ही मिलता है। तो आपको लाइव शोज बड़े मंच मिलते हैं? प्राइवेट शोज मुझे बहुत मिलते हैं। ओके। लेकिन अगर हम सरकारी कार्यक्रमों की बात करें तो सरकारी प्रोग्रामों में तो बहुत ही बुरे हाल है। ये सारा कुछ सचिवालय से फाइनल होता है, अच्छा। जिसको रेकमेंड किया जाएगा उसको किया जाता है, और वो गाता है नहीं गाता है क्या है, तो ये सब सेक्रेटरीट से चलता है और इसको मानते कोई नहीं है, जानते सब है और मानते कोई नहीं है। और ये हमारे प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग सच में कुछ कर रहे हैं उनको नहीं मिलता है मंच। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसके लिए कोई वो कुछ नहीं है, और कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं है। और जो लोग बुलाते हैं उनको भी कोई खास नॉलेज नहीं है, नॉलेज क्या उनको लेना देना ही नहीं है इस चीज़ से। अगर एक आर्टिस्ट जाता भी है ना मिलने तो 2 तरह के ब्यूरोक्रेट आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिलेंगे हाँ आइए जी आइए आइए, हाँ चाय पिलाओ इनको, हाँ सर प्रोग्राम आपका बिल्कुल, हाँ थोड़ा बजट में देख लेंगे और प्रोग्राम आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा स्लॉट देंगे आपको, और आपका कहीं नाम ही नहीं होगा। एक इस तरह की जमात है। एक इस तरह के लोग हैं जो सिंगर को मतलब वही मानते हैं कि भाई गवैये से तमाशा करने वाले, हाँ 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 एप्लीकेशन रख दो बुला लेंगे आपको, बुला लेंगे। तो ये राइट वे नहीं है। अगर कोई HAS है, कोई IAS है, वो है, हम भी कलाकार हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों तो अपने लेवल पे करते होंगे बट शायद उनकी भी लास्ट मोमेंट तक उनकी भी चीज़ नहीं चल पाती है। नहीं मैं देखो सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मैं वो नहीं कहूँगा, पर लेकिन 90% लोग, किसी को नहीं है दादा लेना देना इस चीज़ से, बस मेला निपट रहा है ना, सस्ते में निपट रहा है, और ऊपर से जिनके फ़ोन आए वो बाबू लोग खुश हो रहे हैं, दैट्स ठीक है, बस इतना ही है। किसी को इस बात से लेना देना नहीं है कि भाई अच्छा कलाकार आना चाहिए, अच्छे कलाकार को पैसा मिलना चाहिए, या अच्छे कलाकार को मंच मिलना चाहिए, या अच्छा कलाकार जिसने कोई कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से। अगर मैं ये बात करूं तो 2012 से लेके 2023 तक ऑन कैमरा में ये बात कह रहा हूं, कम से कम हिमाचल में तो सबसे ज्यादा नए गाने मैंने गाए हैं। पिछले 11-12 सालों में सबसे ज्यादा नए गाने मैंने गाए हैं, ओरिजिनल सॉन्ग्स मैंने गाए हैं। और मतलब तो उसके लिए कहाँ मुझे उस हिसाब से मेरे पास सरकारी काम नहीं है। और 2020 से लेके 2024 आ गया है, मैं लगभग 1200 गाने लिख चुका हूं और लगभग 800 से 1000 गानों का म्यूजिक कर चुका हूं। तो ये चीज़ें उस हिसाब से मेरे को कहाँ वो होनी चाहिए थी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं भी हटूंगा नहीं, हम भी जिद्दी है, मुझे वो पोजीशन चाहिए, नंबर 1 का पोजीशन चाहिए, और मैं डिजर्व भी करता हूँ, और मैं हौसला भी रखता हूँ, और मैं तब तक हटूंगा भी नहीं जब तक ये मुझे मिलेगा नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जब प्रशासन मुझे फ़ोन करेगा, और अभी भी चलो छोटे मोटे इवेंट्स के लिए तो करता है, लेकिन मैं एक ऐसा दिन लाना चाहता हूँ जब हर जगह से हर प्रशासनिक अधिकारी जब बात करेगा कि नहीं यार ये पंकज ठाकुर है, यहाँ इसकी डिमांड है, इसको बुलाओ। और जब मैं उस लेवल पे पहुँचूंगा ना तो मैं प्रशासन को यहाँ भी गाइड करूंगा कि दादा ये देखो ये लड़के भी हैं, ये इतना अच्छे से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इनको भी आप ब्रेक दो। मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि ये थोड़ा ब्लाइंड है जी, इसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े आप अपने कद से नहीं अपने काम से बनोगे। जहाँ तक आपकी बात से मैं समझ पाया हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, और लोगों से भी मैंने बात की है जो बाकी आर्टिस्ट से भी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। सारा ही पॉलिटिकल खेला है। बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के कलाकार होंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के कलाकार होंगे। कुछ दोगले कलाकार होते हैं, उनने बीजेपी में भी दलालों को पैसा देना है, कांग्रेस में भी दलालों को पैसा देना है,
उनका काम निकल रहा है। पर वो है वो भी उनको 5-10 हज़ार ही मिलते हैं, वो बस बाकी तो एड़ा बन के पेड़ा तो दलाल खा रहे हैं और उसी में रहने पूरी जिंदगी, उनका कोई ग्रोथ नहीं होना वहां से आगे। पर हमारा पथ कुछ अलग है, नहीं बुलाना किसी ने कोई बात नहीं, प्राइवेट शो बतेरे होते हैं, हमारे चाहने वाले बतेरे हैं और हम गाने बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं है, दाल रोटी चली रही है भगवान की दया से। चलिए, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जिन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेरी खुद की इंटरेक्शन हुई है, नॉट ऑन दिस पॉडकास्ट, वैसे भी तो लकीली उन्हीं के साथ हुई है जो खुद भी इंटरेस्ट रखते हैं अच्छे कलाकारों को बुलाने के लिए। आई थिंक, और वो बुलाते भी हैं, ऐसा नहीं है। आई थिंक कई बार जो जैसे आपने खुद बोला कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत शायद होता होगा, उस वजह से भी चीज़ें कई बार होती होंगी ऑब्वियसली, सरकार है, सरकार की चलती ही होगी। बट हाँ, अधिकारी बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आप कह रहे हो कि नहीं उस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर चीज़ों को समझते हैं, तो वहाँ पे भी उस लेवल पे भी काम किया जाना चाहिए। बट बात ये है कि इस बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। नहीं, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो बड़ी नाइटें हैं, जो प्राइम शोज हैं, वो तो फाइनल फोन से होते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर तो आपका सिफारिश नहीं है तो आपको 5 बजे भी गाने का मौका नहीं मिलेगा। नाइट तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन खैर हमें कोई उसमें वो नहीं है, ना हम किसी से कोई मांग रहे अभी हमें दो, और ना हमारा कुछ है। हमारा काम है, फिर शायद हम में कमियां होंगी, है ना, क्योंकि अगर 10 लोग सिफारिश से आते हैं तो आए, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने ऊपर इतना काम करना है ना। कुछ लोग कुलदीप भाई है ना, जहाँ वो खड़े हो जाते हैं तो वहां से वहीं से प्रोग्राम शुरू होता है। तो ये लोग, इन्हें किसी उसकी रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, तो इस लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो चलो, प्रशासन की जो बात है वो हमने कह दी, लेकिन हाँ, हम में भी थोड़ी अभी है कमियां, थोड़ी क्या बहुत कमियां हैं, और सीखना है, करना है, स्ट्रगल करना है और बनना है और टॉप पे जाना है। दादा, कमियों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप डिजर्व करते हो एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेड कोई नाइट जो भी शोज में रहती है, और रिस्पेक्टेड एक टाइम स्लॉट आप डिजर्व करते हो, बिकॉज इतने टाइम से आप इतने सारे चैलेंजेस को पार करते हुए एक बिल्कुल आपने अपने आप को जिस तरीके से ढाला हुआ है इन परिस्थितियों में, और जिस तरीके से आपने अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाया है, और वो डिज़र्व करते हो आप। ये एक मतलब मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से, अगर कोई देख रहा हो ये पॉडकास्ट की, धन्यवाद दादा। आई गेस आपके जैसे सिंगर्स को अगर मौका नहीं मिलेगा, अगर स्टेज पे, वो भी जिनके गाने चलते हैं, समझ रहे हो, जिनके गाने सुने जाते हैं, जिनके गाने रील्स पे ट्रेंडिंग होते हैं, जिनके गाने रील्स छोड़िए, हर जहाँ भी कोई गाड़ी में भी कोई ट्रेवल कर रहा है, वहाँ पे भी बंदा सबसे पहले प्रायोरिटी पे लगा रहा है। जब आम जनता सुन रही है तो वो मेले किस लिए हो रहे हैं? वो मेले भी तो आम जनता के लिए हो रहे हैं ना। सचिवालय में नहीं ना हमारा सेटिंग, इसलिए नहीं है फिर हमारे पास। मुझे तो ये लगता है कि इस बारे में बात होनी चाहिए, और जो चीज़ें हैं उन पे कुछ एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट यू डिजर्व इट मेरे हिसाब से तो भाई, एंड आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। नहीं, हम लगे रहेंगे दादा, हम तो काम ही है ये। आप लगे रहो, आप अपने ऊपर मेहनत करते रहो और ज़्यादा, और इसको और बढ़िया बनाते रहो। बाकी अभी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक सरप्राइज़ है, और उसके लिए हमें बस छोटी सी एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, और हम यूं गए और वापस आ गए। वापस आए हैं, हमें किसी ने ज्वाइन किया है। पंकज भाई, किसने ज्वाइन किया है हमें? हमें ज्वाइन किया है हमारी धर्मपत्नी ने। तो आप इनको इंट्रोड्यूस करेंगे? आप करेंगे, आपका शो है। नहीं, मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नहीं, कमाल है। तो दर्शकों, हमें ज्वाइन किया है पंकज भाई की धर्मपत्नी ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग मिले कैसे? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि क्या है। अच्छा। हाँ, मतलब लोग यकीन नहीं करते ना इस बात पे। तो मैं पीजी कॉलेज, इधर डिग्री कॉलेज सोलन में पढ़ती थी, तो वहाँ पे कुछ ब्लाइंड बच्चे भी थे हमारे साथ। मतलब स्ट्रीम अलग थी, पर ये है कि मतलब आइडिया हो जाता है, पता चलता है। तो कई बार उनके एग्ज़ाम्स वगैरह लिखने उनके साथ चाहिए होता है ना, मतलब एक उनको राइटर चाहिए होता है। तो कई बच्चों को मैंने एग्ज़ाम लिखे, कईयों के साथ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उनके साथ जाना एज अ राइटर, तो जाती थी। तो फिर वहाँ से इनके NGO, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, उसके डायरेक्टर थे ये। तो पहले हमारी कोई जान पहचान ऐसे थी नहीं, तो मैं वहाँ जाती थी। उनके मतलब लेटर्स वगैरह टाइप करने होते थे, लिखने होते थे हाथ से। ओके। तो मैं वहाँ जाती थी उनके NGO। तो वहाँ पे ये कई बार आए, तो उस टाइम मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि ये सिंगर हैं, कौन है, क्या है, मतलब कोई कोशिश भी नहीं की जानने की। धीरे धीरे जान पहचान हुई, बात हुई आपस में, फिर एक दूसरे से बात करते थे। फिर नॉर्मली जैसे होता है
और फिर सडनली एक दिन कॉल आता है, मुझे कॉल आता है मेरे नंबर पे। तो नाम वगैरह पता था, तो पहले तो कि भी कौन है क्या है कोई पता नहीं है। कहते आप ऐसे मेघना बात करो। मैंने कहा हाँ जी। बोलते मैं पंकज ठाकुर बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर नॉर्मली हमारी बातें होती थी, मतलब जैसे एक आम, जैसे मैं आपसे बात करूँ, आप मुझसे बात करो, बस वैसे ही हमारी बातें होती थी। फिर धीरे धीरे वो बातें बढ़ती चली गई, तो और प्यार हो गया। है पंकज भाई? नहीं, दरअसल ये बात क्या थी कि हम दोनों ही उस वक्त सोशल वर्क में थोड़ा सा ले रहे थे। मैं यहाँ एनजीओ चला रहा था, और ये मतलब ये थी कि भी मैं क्या कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए। तो फिर इनका भी आना जाना होता रहा, तो चीज़ें होती रही। लेकिन हाँ, मतलब मेरे को हो गया था आभास से कि भाई ये परफेक्ट है, ये इसी से मेरी शादी होनी है। इजीली हो गई थी शादी? इजी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत क्या रोड़े? बहुत सारे फिल्मी ड्रामे वाली सीन था क्या आपका भी? पूरा एकदम पूरा फुल? बोल सकते हैं वो। क्या है आपकी फिल्म की कहानी? लव स्टोरी क्या है आपकी? इमोशंस और इमोशनली ब्लैकमेल सब कुछ रहा, रोना धोना सब कुछ चला। लोगों की तरफ से लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। नॉर्मल भी अगर आप मतलब एक संत भी हो ना, तो उस पे भी मतलब 10 लोगों से आप पूछेंगे तो 10 लोग 10 तरह की बातें बोलेंगे। तो वैसे ही था कि स्टार्टिंग में हम 2017 से जानते हैं एक दूसरे को, तो दिसंबर से हमारी मतलब बातचीत शुरू हुई। तो शायद 10 दिसंबर की बात है। हाँ, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हाँ, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम कह सकते हैं। 10 दिसंबर से हमारी शुरू हुई बातचीत। तो उसके बाद 2018 की बात है, मेरे घर पे एक रिश्ता आया। आते हैं लड़कियों के घर पे, पूछते हैं कि उनके घर पे बेटी, तो बस आप थोड़े बड़े हुए तो रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। फिर रिश्ता आया, तो ये भी मतलब हाइपर जैसे हुए एकदम ना कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो वाली बात। पंकज भाई कैसे? हाँ, नहीं ये कैसे, ये नहीं होगा भाई, ये बात गलत है एकदम। इमीडिएट तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे घर वालों को पता चला कि अच्छा ऐसी कोई बात है। मतलब उस टाइम तो बिल्कुल ही था कि नहीं, मतलब बिल्कुल लाउड आप बोल सकते हैं नहीं, वो वाली बात है कि नहीं ये नहीं होगा। तो एज ए पेरेंट, आज हम भी एक बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स अच्छा ही सोचते हैं कि नहीं हमारा बच्चा है तो अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा हो। बल्कि वो नहीं, उधर से बोल रहे थे, हम इधर से हम बोल रहे थे नहीं। वो वहां से नहीं, हम यहाँ से हाँ, नहीं। हमारा एक स्टैंड बड़ा क्लियर था कि हम बदतमीज बच्चे नहीं है, बदतमीज नहीं। हम कोई गलत स्टेप नहीं उठाएंगे, हम इंतजार करेंगे जब तक मानोगे नहीं। हमने सत्याग्रह किया बड़े आराम से। बहुत ही इमोशनली आप धीरे लोगों ने वो धीरे, किया उस चीज को हैंडल। हाँ। फिर मेरे पापा के पास मतलब बोलते ही थे कि कहीं यहाँ से रिश्ता आ रहा है, वहाँ से रिश्ता आ रहा है। वो बीच बीच में मतलब रिश्तेदार भी कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं कि नहीं आप। फिर पहले किसी को पता नहीं था मेरे पेरेंट्स के अलावा। फिर जहाँ मतलब हमारा गांव है, वहाँ मेरी रियल मासी की शादी भी है। उस तो एरिया फिर में हाँ, तो फिर जैसे धीरे धीरे लोगों को बातें पता चलती गई कि भी नहीं ये तो है, ऐसा है, ओके। ये चॉइस है इसकी। तो मतलब ना सोसाइटी ही एक्सेप्ट था। नहीं करती है? नहीं, बहुत मुश्किल होता है लोगों को विश्वास दिलाना, या अपने पेरेंट्स को ही विश्वास दिलाना कि नहीं हम खुश रहेंगे या हम साथ में खुश हैं। और एक्चुअल बात तो ये है कि लोग अभी भी मेरे को इस नज़र से देखते कि ये बेचारी है, ओ बेचारी के साथ क्या हो गया है, ऐसा? बेचारी का मतलब बेचारी बोलते हैं लोग, सच में ये बात है। जबकि उनको नहीं पता कि दैट्स योर चॉइस। नहीं, अरे चॉइस भी एक अलग चीज है, पर उनको ये भी नहीं पता ना कि हम सच में खुश हैं। हाँ वही, मतलब हम बहुत खुश हैं। मतलब वो ये नहीं सोच रहे कि अच्छा खुश है। हाँ। और मतलब सीरियस नोट पे एक बात बताऊं तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते, मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो वहाँ के जो ओनर थे सर, तो जनरली ऐसा होता था कई बार मैं जल्दी पहुँच गई तो मतलब बैठ के एज ए फ्रेंड कैसे बातें करते, शेयर करते अपनी चीज़ें। तो उन्होंने एक बार बोला था कि कहते मेरा एक लाइफ में डिसीज़न ये रहेगा, कहते मैं चाहता हूँ ऐसा करना ना कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कहते भगवान ने ऐसी कोई कमी नहीं रखी है ना, तो मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान से शादी करूँ जिसके पास शायद कोई कमी हो और मैं उसका सहारा बनूँ, या उसको मतलब मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा। उन्होंने तो पता नहीं की नहीं की, पर मेरे दिमाग में ना वो बात स्ट्राइक कर गई। अच्छा, मेरे माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक कर गई, पर मेरे को ये नहीं पता था मेरे पास आज जो है वो बेस्ट टेस्ट है। राइट। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, इतना नहीं मैंने सोचा था। बस एक माइंड में एक चीज़ थी कि नहीं यार,
मतलब हाँ ये सही कहा कि हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है। Right. हाँ हम में क्या कमी है, कोई नहीं, हम चल रहे फिर रहे देख रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान है हम, Right. एज अ नॉर्मल काउंट करते हैं ना खुद Right. को। मैंने कहा नहीं ऐसा हो, मैं सही है यार, ये सही सोच है सर की, मैं ऐसा सोचती थी। पर धीरे धीरे पर शायद ये मतलब शुरुआत थी, मतलब होता है ना कि भगवान ने आपके लिए सोचा होता पहले ही कि आपके साथ ये होगा, आपको प्रिपेयर वो खुद ही कर देता है कि ज़िंदगी में मतलब अब एकदम से पता नहीं फेस। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में बच्चे मिले, फिर जब देखते थे ना तो ऐसे लगता है मतलब मैं भी ऐसे किया बेचारे वाली। पर जब मैं उन लोगों से जुड़ी, उन लोगों के बीच रही, उन लोगों को नज़दीक से देखा, मतलब उनके साथ उनके एनजीओ जाना, वो कैसे रह रहे हैं। और एक सच्ची सी बात है कि जिनमें कोई डिसेबिलिटी है ना, ये मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंड नहीं रहना चाहते दूसरों पे। Right. वो मतलब खुद से सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं देखती थी वहाँ पे कि अच्छा हम लोग, मैं जाती थी, मैं लेटर लिख रही हूँ तो कोई चाय लेके आ रहा है, पानी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं। तो एक दो बार मैंने वहाँ पे मतलब उन लोगों के लिए खाना वगैरह बनाया, तो मतलब खुद को ना ऐसे बहुत पॉजिटिव, बहुत खुशी अंदर से आती थी, खुद खुशी महसूस होती थी। फिर जब हमारी बात होनी शुरू हुई तो मतलब फिर भी अब मेरे को नहीं पता था सामने वाले के मन में क्या है। मुझे ये नहीं पता था कि ये सिंगर है, गाने सुने थे मैंने पर गाए किसने ये नहीं पता। अच्छा। मेरे दादा बेसिकली पालमपुर से थे, मेरा बर्थ राजगढ़ में ही हुआ है, तो घर पे सब हिंदी बोलते हैं। मेरे दादा थे, 2019 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से मतलब हमारे घर पे हिंदी ही चलती है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा इसके अलावा आप क्या करते हो? कहते मैं गाने गाता हूँ। मैंने कहा आपने कौन सा गाना गाया है? मैं बिल्कुल नॉन सीरियस हो, आपने कौन सा गाना गाया है? कहते ये वाला। मैंने कहा हाँ ये आपका गाना है, मतलब क्योंकि मैं फैन थी। हाँ, उस गाने की फैन हूँ मैं। आर्टिस्ट का पता नहीं है ना। मैंने कहा अच्छा ये आपने, अच्छा ये भी गाया, ये भी आपने गाया, मतलब ये भी आपने गाया, अच्छा ये भी आपका है। वो धीरे धीरे जब चीज़ें पता लगी, अच्छा यार मेरी तो लॉटरी लग गई। मेरी तो वाली बात थी कि यार अब अपनी तो लॉटरी लग गई है। पहले आपको पता नहीं था ये सब चीजें? नहीं, मैंने गाने सुने थे। हाँ। उन गानों पे नाचते भी हैं। हाँ। पर आर्टिस्ट का कोई पता नहीं। Right. तो वो जब हमारी बात हुई उसके भी एक दो दिन बाद, इसके अलावा क्या करते हो आप? फिर पता चला धीरे धीरे कि मंद मंद मुस्कुरा रहा है ये आदमी। पंकज भाई ये जो खुल के हंसे हैं अपनी तारीफ सुन के। नहीं। तो वो भी वाइफ के मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं ना, मैं वो पूरा इमेजिन कर पा रहा हूँ कि क्या था। हाँ। और जो म्यूजिक करता है आदमी, मतलब ये कोई काम ही नहीं मानते इसको ना, कि गाने गाते ही कोई काम है क्या? हाँ। तो फिर घर वाले कैसे माने वो बताओ। 2000 आप रखो 19 मेरा कॉलेज क्लियर हो गया, तो 2020 शुरू हुआ जब, तो कि अब यार घर तो मतलब नहीं जाना, अभी क्या करे। कहते कुछ काम पकड़ लेते हैं। वो वाली बात है, कुछ काम पकड़ लो यार, तब यहाँ रहेंगे, मतलब कंटिन्यूटी में इधर ही रहेंगे। और फिर मैंने कहा आगे की पढ़ाई वगैरह फिर सोचते हैं कुछ, मतलब कुछ प्लान नहीं था ज़िंदगी का। तो इधर ही फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वहीं डीसी ऑफिस के साथ एक कंपनी है, वहाँ मैंने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं वहाँ पे काम कर रही थी। फिर मम्मी पापा हो जाते एक टाइम पे बहुत सीरियस कि तुमने करना क्या है, क्यों, और क्यों ऐसा करना है अपने साथ। अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को। Right. अब मैं उनको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी पूरी तरह से डिपेंडेंसी मुझ पे आ जाएगी या मैं बिल्कुल बंद जाऊंगी। या मैंने कहा हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, हमें कोई दिक्कत नहीं आने जाने में, हम मिलते थे, आते जाते और साथ में आना जाना घूमना, तो सब कुछ नॉर्मल था मेरे लिए। सब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो चीज़ को ना। फिर धीरे धीरे फिर कि चाहती क्या है ज़िंदगी से। मैंने कहा मैं आपको नहीं बोल रही मेरी शादी करवाओ उस इंसान से, पर आप मुझे भी शादी के लिए फोर्स मत करो। Right. मतलब मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगी ना। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि यार ये तो मामला तगड़ा ही है। वो उन्होंने ऐसा सोचा। मेरे मामू की जो वाइफ है, मेरे रियल मामू, उनके पापा वो ऐसे इंसान है ना, वो दूसरों के घर जोड़ने या किसी का रिश्ता करवाना उस चीज़ में ना वो मतलब काफ़ी एक्सपर्ट भी और खुशी भी महसूस करते हैं। तो फिर उनको उनके थ्रू हमने ये बात आगे बढ़ाई। फिर वो आए, बल्कि 1 2 3 बार आए, मिले। फिर जब घर वाले एक बार आपस में मिल लिए, उसके बाद पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। 2021 26 अप्रैल को
हमारी एंगेजमेंट हुई 13 जनवरी। पहली बार जब इनसे मिले मेरे पेरेंट्स तो वो बहुत खुश थे, इनको देखा कि क्या करें। तो अब होता है कि मेरे मम्मी थे, ये घर पे बैठ के ना ऐसे लॉन में नाखून काट रहे, तो मम्मी खड़े होकर इनको देख रहे हैं, अच्छा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। फिर मेरे को बोले कि तू कर दे। फिर जब धीरे धीरे इनको जानने की कोशिश की ना, तो उनको लगा कि नहीं, हम कुछ ज़्यादा सोच रहे थे। एज ए पेरेंट वो बिल्कुल ठीक थे, मैं उनको गलत नहीं बोलती, पर मतलब जब तक उनको ये इस चीज़ का आभास नहीं हुआ कि ये क्या है इनकी लाइफ में ना, या क्या होगा या क्या करेंगे। 1-2 बार जब इनसे मिले, इनके घर गए, इनके पेरेंट्स से मिले, सबको समझा, तो मिलने बैठने से ही बातें होती है शायद। तो फिर उसके बाद सब नॉर्मल था। अब तो बहुत जब तक खुश पूछोगे नहीं तब तक तो ना ही है। ना ही है। फिर भाई साहब आपने क्या डायलॉग मारे पिताजी को इनके? मैंने पहले तो जब हमारी सगाई हुई थी ना, तो उस वक्त वो वीडियो इतना वायरल हुआ था कि कुछ घंटों में फेसबुक पे 2 लाख लोगों ने देख लिया उसको। और मतलब इतना मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया लोगों ने कि भाई बड़ा हो ना। पर जो उससे पहले की बात है, जब वो आए थे, क्या कहते हैं, इनके पेरेंट्स आए थे पहली बार हमारे घर। वो पहले चलो बड़े लोगों ने जो भी बातें की है ना, उसके बाद वो स्टूडियो आए, वहाँ पे मैंने उनको एक गाना सुनाया। तो उसमें एक लाइन थी कि ग्रो कर लोने सारे फेवर दे अपने, देख लोना शादी रा मुहूर्त। अच्छा। बतेरी जाग पाई शाशु शौरेरी कोठिए बैठा करो रे गोरो दी जरूरत। सोचे बार काचे घर देता बसने पड़िले जे मुँह संगे करिल ना प्यार। तो मतलब ये गाना था, मैं इस गाने में मैं बहुत कुछ उनको समझा चुका था। तो वो बड़ा मुस्कुरा रहे थे और उन्हें लगा भाई बात बन गई है तेरी, थोड़ा सा मैं खुश हो गया था। तो उसके बाद वो ऊपर आए, दोबारा से घर पे बैठे, बातचीत हुई, पेरेंट्स ने जो एश्योरिटी दे सकते थे वो सब कुछ दिया। क्योंकि मेरे को हिदायत तक हुआ था कि ये दिया गया था कि भाई ज़्यादा नहीं बोलने का। बचपन से सबके माँ बाप मेरे तो कुछ ज़्यादा ही बोलते, भाई बोलना नहीं देना। पर एट द एंड ना, जैसे जाने को बाय बाय होने लगे ना, फिर मैंने उनको रोक ही दिया। मैं कहा जी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। जी। मैंने बोला कि जी मैं आपकी बेटी को प्यार भी करता हूँ और उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, प्यार से ज़्यादा मैं उसकी इज्जत करता हूँ और उसको मानता हूँ बहुत अपने जीवन में। तो उसको ये नहीं है कि आप मेरे माँ बाप की उस पे कि भाई मेरे माँ बाप के पास कोई प्रॉपर्टी है, पैसा है, या कोई मेरे दादू है, कोई खानदानी लोग हैं, लेन देना। मैं अपने लेवल पे आपसे उनका हाथ मांगता हूँ और अपने लेवल पे ही मैं उनका भरण पोषण करूँगा। और ज़िंदगी में कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि मतलब कि 1 रुपया भी मेरे पेरेंट्स तक को मेरे बीवी बच्चों पे खर्चना पड़े। और मैंने वो चीज़ करी, मतलब कहीं ना कहीं हाँ, शादी पे उन्होंने हमारे शॉपिंग कराई, ज्वेलरी बनाई, सब कुछ किया जो एक माँ बाप का फर्ज होता है। और हम उनके कर्ज से कभी उड़ नहीं हो सकते, लेकिन हमारा जो प्रयास रहता है वो यही है कि हम अपने एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, वो मैं आज तक पूरा कर रहा हूँ। और जो मेरे ससुर साहब है, मेरे सासू माँ है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बट बहुत ही ग्रेट लोग। और मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई एग्जैक्टली उन्होंने कन्यादान किया है। मेरा जो जीवन है उनके कन्यादान की वजह से मुझे इतना अच्छा साथी मेरी ज़िंदगी में है। और ठीक है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चलना चाहिए। गुड़िया है आपकी एक? हाँ, गौरा। बताइए, बड़े वायरल होते हैं वीडियोस। गौरा के बारे में गौरा की माँ बताएगी। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बहुत ही शांत। पापा के गाने सुन के वो एकदम चुप हो जाता। जब वो शायद 3 दिन की थी, हम KNH में थे, स्पेशल वार्ड में 2 बेड्स थे, तो दोनों जगह बच्चे, छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, आपको तो पता ही होगा कैसे रोते हैं शुरू में। तो वो रो रही है, सामने वाला बेबी भी रो रहा है। इन्होंने उसको गोदी में लिया, गाना सुनाया, गाना गा रहे, वो चुप हो गई, वो सुन रही है। 3 दिन की थी वो सुन रही है, और सामने वाला रोई जा रहा। हमने बचपन से, मतलब जब भी वो रोई, ये हमारी ट्रिक होती थी, बस गाने लगा दो पापा के। क्या बात है। और कुछ गाने तो ऐसे हैं जो मतलब कि जब वो पेट में थी इनके, हाँ, उस वक्त हम कला मूवी के गाने बहुत सुनते थे, तो क्योंकि वो गाने हमें ठीक लगते थे। और वो जब छोटी थी, वही 3-4 दिन से लेके अब तक वो गाने भी उसका ट्रिगर है। क्या बात। हाँ, मतलब म्यूजिक माइंड है वो थोड़ा सा। जब इवन जब हमारे स्टूडियो में भी लोग आते हैं, तो वो ऐसे कोई बुरा गाएगा तो शक्ल बना देती है एकदम। और जब क्या कहते हैं, अगर जब रिकॉर्डिंग चल रही है तो बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी। आप 3 घंटे बिठा लो। अब तो वो साल की हो गई है, जब वो 6 महीने की भी थी तब भी वो ऐसी थी। पता नहीं उसको ये थोड़ा सा है।
अभी तक तो म्यूजिकल बच्चा है, आगे जैसी उसकी इच्छा हो, पर बहुत स्वीट है वो। हमारी बिल्डिंग में पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं कार्टून देखते हैं, उसको और गौरा को उनके साथ बिठा दो, कार्टून नहीं देखेंगे। गाने लगाओ, नाटियां लगाओ स्पेशली। क्या बात। नाटियां लगाओ, और गाने अगर सुनने हैं ना, हाँ तो गाने कैसे चाहिए उसको, दिल में मतलब जिसमें गायकी का अंग दिखे ना, वैसे से गाने सुनती हो, ऐसे नकली गाने नहीं। तो आपको गोवा लेके गए? नहीं अभी तक तो नहीं। मनाली नहीं ले गया था निशंक की हाँ ट्रिप पे? मनाली लेके गए थे। हमारी बात गोवा की हो रही है। हाँ, गोवा की 5 मिनट में जाना हमने भी। बोला इन्होंने। मैंने सुना है कि आप बहुत खुश होती हैं, कि आपने इनको शायद एक बार बोला था कि ऐसा दिल आपका बार बार टूटते रहना चाहिए था कि अगर पैसा आ रहा है तो दिल तोड़ो। नहीं मैंने ऐसा नहीं, मैंने आपसे कहा नहीं था एक बार कि भाई अगर मैं थोड़ा सा कमाई करने के लिए, कोई दिल विल तोड़वाने के लिए, कोई हाँ मैंने एक प्रसंग बात हाँ मैंने एक बात इनको बोली है कि आप प्रसंग करो, हाँ, जाओ दिल लगाओ, पर हाँ तब तक जब तक मुझको पता ना लगे। वरना पढ़ेंगे। हाँ, पकड़े गए तो मारे जाओगे। बाकी तुम लगाओ, दिल लगाओ, प्रसंग करो या गाना लिखो, जो मर्जी करो। अच्छा। लेकिन मुझ तक बात आई तो कार्रवाई होगी। हाँ। तो फिर आपने उस बात पे अमल किया? हाँ देखो, अभी तक पता कुछ नहीं लगा किसी को। गाने तो हर रोज नए नए आ रहे हैं। बढ़िया। आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी इनकी एंट्री के बाद? मेरी लाइफ, हाँ, आप ही की लाइफ। डिसिप्लिन आ गया। पहले क्या था ना कि हम सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, पर जितनी देर सो रहे हैं और बस सो के उठ रहे हैं और फिर म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, जब तक बस सोते थे हम, बाकी म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। थोड़ा अब म्यूजिक के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें बदली। मैं सोशल हो गया, मैं लोगों से, मेरे को ज़्यादा मिलने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं अपने काम से काम ही रखता था। मेरा भाई आना भी, जिसको या तो गाना गाना है वो आओ, या जिसने प्रोग्राम करवाना है वो आओ, और बाकी तो मत ही आओ, क्या करना। ऐसा सा था मैं। अब हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं, अब लोग आते हैं, नहीं तो सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड लोग आते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक छोटा सा तोहफा दे दिया इन्होंने हमें गौरा के रूप में। उसके बाद तो जिंदगी इतनी, जितना मर्जी इंसान थका हारा चला जाए, जो मर्जी कुछ कर ले। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो माय डियर के बाद फिर दूसरे वाले माय डियर है? मेरी दादी भी है। माय डियर, हाँ। हाँ, दादी भी मेरी एक ऐसी माय डियर है कि मतलब दादी। हाँ। और मेरी दादी को बड़ा चाव था कि भाई मतलब इसको ना पत्नी बड़ी उस स्वभाव की मिले जिस स्वभाव की मैं हूँ। अच्छा। मेरी दादी मेरे दादा की बड़ी सेवा करती है। अच्छा। और इतनी कि मतलब अगर मैं और दादी को कुछ कह दे कि अगर 12 बजे भी बोलेंगे अभी राजमा खाने, मैं भी कह दूंगा, तो दादा कोई भी बोलेगा तो दादी गाली देगी, लेकिन बना देगी वो चीज़। अच्छा। हाँ, दादी ने मेरे को बड़ा बचपन से, जब मैं 97 से 2004-05 तक जब तक मैं शिमला में रहा, तो दादी ने ही मुझे मतलब स्कूल लाना ले जाना। मैं दादी के साथ ही रहा हूँ, 94 से दादी के साथ हूँ, 2005 तक, जब तक मैं 6 में पंजाब से नहीं चला गया। ओके। तो मतलब मेरी दादी को ये था कि भाई इसको ऐसे स्वभाव की लड़की मिले जो बस खाना अच्छा बनाती हो, थोड़ा सा सुशील हो, इसको समझे, और ये थोड़ा सा अड़ब स्वभाव का बंदा है, तो मतलब थोड़ा सा इसको जो कभी हाँ जी करके मना ले, कभी हड़का के। पर एक ही जैसी मतलब पौत्र वधू मेरी दादी चाहती थी, वैसी उनको मिली है। मतलब मेरी दादी खुश है कि नहीं भाई, अब मेरी दादी बोलती है कि अब मैं चैन से मर सकती हूँ, क्योंकि तुझे संभालने वाला वही है। तो माय डियर 3। हाँ। चलिए, आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। बहुत बढ़िया लगते हो आप दोनों एक साथ में। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, आप दोनों यहाँ आए आज, बहुत मज़ा आया। पंकज जी की स्टोरी भी जानने को मिली, और आप दोनों कैसे मिले वो भी जानने को मिला। एंड पंकज भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू। The Himachali Podcast.